कि आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड का सलूशन करने वाले हैं सेट नंबर 3। राइट, सेट नंबर 1 और 2 हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आज से स्टार्ट करेंगे सेट 3। अगर सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाना, उसमें सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। राइट, तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इसमें दिया है। पहला यहाँ पर देखिए, पहला दिया इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए एमसीक्यू इसमें दिया 1 बिलियन में विलेय की सांद्रता 3.5 ppm है। ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन है। इसे निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? ठीक है, ग्राम, यहाँ पर ग्राम प्रति लीटर के द्वारा, मोल प्रति लीटर के द्वारा, मिलीग्राम प्रति लीटर के द्वारा, मोल प्रति किलोग्राम के द्वारा। देखिए हमेशा ध्यान रखना है पार्ट्स पर मिलियन किसके बराबर होता है? दूसरा मात्रक होता है पार्ट्स पर, मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन का दूसरा रूप एक प्रकार का होता है। क्या होता है? मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। ध्यान रखना क्या होता है? मिलीग्राम प्रति लीटर होता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान, ये किसके बराबर होता है? मिलीग्राम प्रति लीटर के बराबर होता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, इसका दूसरा मात्रक क्या होता है यहाँ पर? मतलब ये इसके बराबर होता है, ये इतना ध्यान रखना है यहाँ पर। 3.5, ठीक है, मिलीग्राम प्रति लीटर इस मात्रक के बराबर होता है। देखिए 3.5 एच से यहाँ पर लिखा, इसका मात्रा पूछते हैं, मतलब ये दूसरा रूप इसका क्या होता है? तो ये होता है मिलीग्राम प्रति लीटर होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट में दिया है यमीन की अति सामान्य की मैग्नीज की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। देखिए सबको मालूम है 2 + का 2 + का 4 होती है। शायद पिछली वाली क्लास में बताया था यहाँ पर 2 का +2 + का 4 होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कापर एनसी दिया है का होल 4। ठीक है, इस पर 3 मान्यता वैसे दिया है। आयन में कापर की उप सहसंयोजक संख्या है यहाँ पर। देखिए हम जानते हैं उप सहसंयोजक निकलवाया था, किस टाइप से उप सहसंयोजक संख्या निकलते हैं यहाँ पर, इसमें निकलवाया था यहाँ पर सेट नंबर 1 में। यहाँ पर सेट नंबर 1 में पूछा गया था उप सहसंयोजक संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने बताया था यहाँ पर किस टाइप से निकालते हैं। देखिए यहाँ पर लिगेंड कितने दिए गए हैं? 4, उसकी दंतुकता लिखेंगे यहाँ पर 4। इसकी दंतुकता कितनी होती है? यानी कि ठीक है कितनी होती है? 1 होती है। 4 गुणा कितना हो जाएगा? 1 4 1 4 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 4 1 4। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, फिर देखिए वोल्फ किस्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है यहाँ पर? वोल्फ किस्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। सबको मालूम है CH2 समूह प्राप्त होता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसका एल्कोहल का मतलब नहीं है यहाँ पर, अगर नहीं मालूम भी तो एल्कोहल कहीं प्राप्त होता है वोल्फ किस्नर में? नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, होता ये, इसको ध्यान रखना यहाँ पर CH2 समूह होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए CH2 समूह, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है? हमेशा ध्यान रखना 2 डिग्री एमीन अभिक्रिया नहीं देती। इसमें 2 डिग्री एमीन कौन सी है? देखिए यहाँ पर ये वाली है 2 डिग्री एमीन है यहाँ पर। तो ये क्या है? 2 डिग्री एमीन है यहाँ पर, 2 डिग्री एमीन। ठीक है, 2 डिग्री एमीन, हमें एक नोट पॉइंट लिख लेना कहाँ पे में, यहाँ पर लिख लेना 2 डिग्री एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती। तो 2 डिग्री एमीन है यहाँ पर, ये वाली अभिक्रिया हमारे पास क्या है? अभिक्रिया नहीं देगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया। ये देखिए नहीं देती है यहाँ पर, तो 2 डिग्री एमीन नहीं देती यहाँ पर। फिर देखिए 4, देखिए ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण नहीं देता है? ठीक है, ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण नहीं देता है? सिप परीक्षण नहीं देता है यहाँ पर। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर, सिप परीक्षण यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिप परीक्षण हो जाएगा यहाँ पर। टोलन तो देता है यहाँ पर, फेलिमिलियन भी नहीं होगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? सिप परीक्षण यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास देखिए कितने ऑब्जेक्टिव थे? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव हो गए यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, वैसे एक्चुअल में इसकी मैग्नीज की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है +2 भी होती है यहाँ पर, +4 भी होती है, +7 भी होती है। ठीक है, देखना आप यहाँ पर, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इसमें भी देखिए +2 +7 भी है यहाँ पर। लेकिन सबसे सटीक आंसर तो यही माना जाएगा यहाँ पर, +2 +4 ये भी हो सकता है। ठीक है, ये 90% हो सकता है, लेकिन ये 100% सही है। 2 +2 है, +4 यहाँ पर। ठीक है, ऐसे वैसे हम जानते हैं मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +2 भी होती है, +4 भी होती है, +7 भी होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर ये पहला लगाइए, पहला सही है, बट 2 +2 +4। ठीक है यहाँ पर, राइट। तो हमारे पास हो गए यहाँ पर ऑप्शन नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको, देखिए मोलरता तथा मोलरता के को उदाहरण द्वारा समझाइए यहाँ पर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर पहला ही लगाना है यहाँ पर, पहला ही सही है इसका। ठीक है, फिर यहाँ पर है मोलरता तथा मोलरता को उदाहरण द्वारा समझाइए यहाँ पर। देखिए इसको देखते हैं हम। देखिए मोलरता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, ठीक है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, ठीक है, क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? M बराबर होता है विलय के मोल विलयन का आयतन लीटर में। क्या होती है? इसी से बनाए, किसी बिलियन के 1 लीटर, यहाँ पर क्या, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या होती है मोलरता की परिभाषा? किस तरह से बनाएंगे?
यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा। यहाँ पर लिखेंगे किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, लिखा हुआ आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना यहाँ पर। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। ध्यान रखना यहाँ पर, इसका मात्रा मोल प्रति लीटर। ध्यान रखना, मोल, ठीक है, मोल प्रति लीटर। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले का मोल हो जाएगा, यहाँ पर लीटर, तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नोट कीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट, मोललता क्या होती है? 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मोललता का मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा मात्रक यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये बराबर क्या होता है? इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m बराबर क्या होता है? विलेय का मोल डिवाइडेड बाय विलायक का भार। मतलब कि इससे परिभाषा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? 1 किलो, इसके आगे कुछ नहीं, 1 किलो यहाँ पर विलायक लिखा हुआ था, विलायक लिखा था यहाँ पर, चूंकि बिलियन था इसलिए बिलियन लिखा था यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से फार्मूला देना है, परिभाषा बना लेना। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 किलो विलायक में उपस्थित, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। किस टाइप से बनाएंगे? 1 किलो, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। बस परिभाषा याद रटना मत, बस फार्मूले से बनाना सीखिए यहाँ पर, बस फार्मूलों को याद करना है। यहाँ पर न्यूमेरिकल आएगा तब कर देंगे इसी फार्मूले से, और मतलब की डेफिनेशन बनाने के लिए आएगी, डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो इससे बना देंगे, बस हो जाएगा काम यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए यहाँ इसको, इसका एक एक क्वेश्चन कॉपी में नोट करते रहना है, यही सब टकराएंगे पेपर में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारे पास। दूसरे का 2 नंबर का था, 1 नंबर की मोललता की परिभाषा, 1 नंबर की मोललता की परिभाषा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का, 1 नंबर के रिव्यू निम्नलिखित को समझाइए। देखिए कभी कभी लेंथेनाइड अंगूचन 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें 1 ही नंबर का दिया है, ठीक है, कोई ठीक है पक्का नहीं कितने नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास क्या है, लेकिन यही संयुक्ता अवन सिद्धांत 3 नंबर का आ जाता है, लेकिन इसमें 2 नंबर का दिया है यहाँ पर। देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित को समझाइए। लेंथेनाइड अंकुचन, फिर सेकंड पार्ट में है लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था है यहाँ पर। तो पहले देखिए लेंथेनाइड अंकुचन देखिए यहाँ पर, ठीक है, लेंथेनाइड अंकुचन या संकुचन बात एक ही हुई यहाँ पर। देखिए क्या होता है? लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइड अंकुचन कहलाती है, ठीक है। क्या होती है लेंथेनाइड अंकुचन? इतनी चाहे परिभाषा लिखना चाहता है, लेकिन वहाँ पर पूछा गया समझाइए, तो इसको आपको पूरा लिखना है यहाँ पर, इसका कारण भी लिखना है। क्या होता है लेंथेनाइड अंकुचन? लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइड अंकुचन कहलाती है, ठीक है। फिर देखिए श्रेणी में नाभिकीय आवेश, इसका कारण देखिए, श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, ठीक है, बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव क्या होता है? कम होता है, तथा यह कक्षकों की आकृति इसके लिए क्या अनुकूल नहीं है। अतः श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में क्या हो जाती है? नियमित कमी पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। यही लिख लेना, क्या लिखेंगे? श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, देखिए श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव कम होता है, तथा यह कक्षकों की आकृति इसके लिए क्या अनुकूल नहीं है। अतः श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में नियमित कमी पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप। फिर देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था हमसे यहाँ पर? इसमें देखिए पूछा गया था लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेंथेनाइड एक्टिनाइड ऑक्सीकरण अवस्था है। देखिए लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3, इसके अतिरिक्त +2, +4 की ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्टिनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसके अतिरिक्त +2, +4, +5, +6 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ध्यान ये लिखना है आपको, क्या लिखेंगे? लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसके अतिरिक्त 1, +2, +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। एक्टिनाइड्स की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, +3 है, इसके अतिरिक्त 1, +2, +4, +5, +6 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतना आपको लिखना है, क्योंकि लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसके अतिरिक्त ये वाले प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, शो करते हैं। फिर इसी टाइप से एक्टिनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसके अतिरिक्त ये प्रदर्शित करते हैं। बस इतना आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसमें है कुछ यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर थ्योरेटिकल के बाद पढ़ लेना है यहाँ पर, बस हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? गा वाला देखिए, गा का दिया यहाँ पर उपसंयोजन योग में
संयोजकता आबंध सिद्धांत समझाइए यहाँ पर, ठीक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत समझाइए, जैसे बीबीटी बोलते हैं यहाँ पर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाती है, यानी कि बीबीटी लिखिए, यानी कि बी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इसको बीबीटी भी कहते हैं यहाँ पर, इसलिए लिखा उपसंयोजन योग में संयुक्ता आबंध सिद्धांत समझे। संयुक्ता मतलब बैलेंसी, ठीक है। संयुक्ता बैलेंसी, आबंध मतलब बॉन्ड, सिद्धांत मतलब थ्योरी, बीबीटी से बोलते हैं यहाँ पर लिखा हुआ संयुक्ता बंध सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आबंध बंध बात है कि यहाँ पर बीबीटी से बोलते हैं, तो लिखेंगे यह सिद्धांत संकुल योग में, ठीक है, संकुल योग में चुंबकीय गुण या ज्यामितीय आकृति के बारे में बताता है। यह सिद्धांत किसके बारे में बताता है? यह सिद्धांत संकुल योग में चुंबकीय गुण तथा ज्यामितीय आकृति के बारे में हमें बताता है यहाँ पर, ठीक है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, तो सर्वप्रथम लिखिए, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन मेटल एटम, ठीक है, अपने ऑक्सीजन अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, ठीक है, देने वाला क्या होता है? धनी होता है, उस पर पॉजिटिव आ जाता है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है? सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपने ऑक्सीजन अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या बनाता है? धनायन बनाता है। मान लीजिए सोडियम ही है यहाँ पर, सोडियम मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या है? दे दिया किसी को, है किसी को दे दिया, तो दे दिया यहाँ पर, देने वाला क्या होता है? धनी होता है, मतलब दे दिया। और मान लीजिए पोटेशियम मान लीजिए किसी ने, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, मान लीजिए पोटेशियम ने एक ले लिया इलेक्ट्रॉन, लेने वाले पे क्या? ऋणात्मक, मतलब इसका मतलब क्या है? इसने लिया है, ऋणात्मक इस पर आ गया चार्ज यहाँ पर, ठीक है। देने वाले जिसके पास ज़्यादा धन होगा वही तो देगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर। लेने वाला ऋणात्मक मतलब होता है, तो इस पर क्या आ जाएगा? ऋण आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए यही लिखा हुआ, ठीक है। सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी ऑक्सीजन अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। दे देते हैं तो क्या बनाते हैं? धनायन बनाता है यहाँ पर, ठीक है। क्या बनाता है? धनायन बनाता है। दूसरा लिखिए, देखिए केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड को रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। ये रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु की उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या के बराबर होता है। उपसंयोजन संख्या समन्वय संख्या क्या होती है? बराबर, मतलब एक ही बोलते हैं इसको, उपसंयोजन संख्या बोल दीजिए या समन्वय संख्या, एक ही बात होती है यहाँ पर, यही लिखा हुआ। केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड को रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। ये रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु की उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। अगर यदि धातु के बाह्य डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, क्या धातु के बाह्य डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो बाह्य संकुल यौगिक, ठीक है, बाह्य संकुल यौगिक संकुल का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? धातु के बाह्य डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो बाह्य संकुल यौगिक संकुल का निर्माण करते हैं। चौथे पॉइंट में देखिए, यदि धातु को आंतरिक यानी N1 डी कक्षक संक्रमण की क्रिया में भाग लेते हैं तो आंतरिक संकुल यौगिक, ठीक है, आंतरिक संकुल यौगिक निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं, ठीक है। पॉइंट इनको पढ़ लेना। फिर पांचवा देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तब क्या होगा? अनुचुंबकीय रंगीन, ठीक है, रंगीन होगा। यहाँ पर क्या होगा? यदि संकुल यौगिक में क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तब क्या होगा? अनुचुंबकीय। क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, रंगीन होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वाले सेट में 3 क्वेश्चन 3 नंबर के आए थे यहाँ पर। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो? जब कक्षक डी कक्षक होते हैं, मतलब जब यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित तब क्या होगा? हमारे पास अनुचुंबकीय होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, अनुचुंबकीय मतलब रंगीन होगा, ठीक है, उनको ध्यान रखना। यदि संकुल में युग्मित मतलब पेयर में हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जिसमें पेयर में यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो? तब इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तब क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय होगा मतलब रंगीन रंग ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो अनुचुंबकीय होगा। आ मतलब अयुग्मित, आ मतलब अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय होगा तो क्या होगा? रंगीन होगा, ठीक है। फिर देखिए जब युग्मित हो, पेयर में हो, तो क्या होगा? तो प्रतिचुंबकीय होगा। बस एक ध्यान रखिए, उसका उल्टा कर दिया, प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय का उल्टा क्या? प्रतिचुंबकीय। तो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय मतलब रंगहीन, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए सेट में आया था, यहाँ पर बताया था कब रंगीन है कब है, देखिए भी दिखा रहे हैं आपको इस सेट में क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सेट नंबर नेक्स्ट में आया है 3, चौथा कहाँ गया? देखिए यहीं कहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, था वो यहीं कहीं पर। ठीक है, देखिए इस सेट नंबर 4 में ये आया था, निम्नलिखित आयन के जलीय विलयन का रंग लिखिए। रंग बताना है कौन कौन सा होगा हमारे पास। ये रंगीन होगा या रंगीन होगा, बस यही ये आपको मालूम होना चाहिए। कौन से 3 नंबर आपके पक्के थे यहाँ पर, ठीक, कितने नंबर थे? 3 नंबर कम पक्के थे, इसीलिए हमने बताया मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो क्या होगा? अनुचुंबकीय मतलब रंगीन होगा, ठीक है। जब संकुल में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उपस्थित हो तब क्या होगा? प्रतिचुंबकीय मतलब रंगीन होगा। अयुग्मित मतलब देखिए समझ लीजिए, मान लीजिए डी कक्षक है यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास क्या है? डी कक्षक है। डी मतलब डी में डी कक्षक में कितने हमारे पास डिब्बे होते हैं? 1 2, मतलब डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल? 1 2 3, ठीक है, 1
4, 1 2 3 4 5 हो गए। मान लीजिए क्या है यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस टाइप से, देखिए हुंड के नियम से आपने हुंड का नियम पढ़ा होगा, उसी के इलेक्ट्रॉन भरते हैं पहले घड़ी की दिशा में फिर घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी की दिशा में मतलब सीधा इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से। ये क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो क्या होगा हमारे पास, तब क्या होगा हमारे पास अनुचुंबकीय होगा मतलब रंगीन होगा। जब युग्मित इलेक्ट्रॉन हो इसी में युग्मित कर देंगे यहाँ पर, इसी में युग्मित मतलब कि इलेक्ट्रॉन पहले घड़ी की दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में इस टाइप से करते हैं युग्मित हो जाए यहाँ पर। जब युग्मित हो जाए, देखिए युग्मित है यहाँ पर, युग्म में है यहाँ पर जोड़े, युग्म मतलब जोड़ा, जोड़े में है तो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, क्या होगा देखिए ये लिखा हुआ युग्मित हो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो क्या होगा चुंबकीय नहीं रंगहीन होगा यहाँ पर। ठीक है, चुंबकीय होगा रंगीन होगा जब युग्म में हो। यहाँ पर भी युग्म है, 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 यहाँ पर भी युग्म है। ठीक है, आगे क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। ठीक है, इतना यहीं पर समझा दिया, वहाँ पर सही सटीक समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आएगा, आगे पढ़ाएंगे और समझ में आ जाएगा, इसलिए बताया हमने। ठीक है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को आप। देखिए नेक्स्ट देखिए बूट तथा फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझे। बूट तथा फिटिंग अभिक्रिया देखिए हो चुकी है यहाँ पर, सेट नंबर फर्स्ट में हमने कराया था यहाँ पर बूट तथा फिटिंग अभिक्रिया। यहाँ पर सेट नंबर 1 में चलिए यहाँ पर। ठीक है, बूट अभिक्रिया तथा फिटिंग अभिक्रिया, बूट फिटिंग अभिक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर फिटिंग अभिक्रिया आई थी, बूट फिटिंग अभिक्रिया, यहाँ पर फिटिंग अभिक्रिया लिख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, बूट तथा फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझे। बूट अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, देखिए बूट अभिक्रिया आपको करवा चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, बूट अभिक्रिया क्या है हो चुकी है, देखिए ये बूट अभिक्रिया हो चुकी है, लेकिन फिटिंग अभिक्रिया नहीं हुई थी यहाँ पर, फिटिंग अभिक्रिया नहीं होती तो फिटिंग अभिक्रिया लिख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, 1-1 नंबर की थी यहाँ पर। ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया देख लीजिए, देखिए फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है यहाँ पर। देखिए जब फिटिंग अभिक्रिया लिखना है, जब 2 एरिल हैलाइड, ठीक है, जब 2 एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो, ठीक है, गर्म किए जाते हैं तो डाइफेनिल अणु बनता है। क्या बनता है, डाइफेनिल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डाइफेनिल अणु बनता है। यह अभिक्रिया बुटिज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है अभिक्रिया, बुटिज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, बुटिज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं, ठीक है, गर्म किए जाते हैं तो डाइफेनिल अणु बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब एरिल हैलाइड हमारे पास है, एरिल हैलाइड का मतलब क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर 2 ले लिए, यहाँ पर 2, ठीक है, चाहे अलग अलग ले सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ गर्म करेंगे यहाँ पर हम, देखिए 2 यहाँ पर 2 लिखा हुआ, 2Cl मतलब 2Cl लिखा हुआ, 2Na लिखा हुआ, तो 2NaCl निकल जाएगा। फिर इनको जोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको बेंजीन को घुमाकर इस टाइप से इसको जोड़ देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारे पास, डाइफेनिल बन जाएगा यहाँ पर। यही क्या बन जाएगा, डाइफेनिल बन जाएगा यहाँ पर। बस इतना ध्यान। देखिए जब 2 एरिल हैलाइड, ठीक है, सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है। यही हमारे पास क्या है, फिटिंग अभिक्रिया है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए जब 2 एरिल हैलाइड, ठीक है, अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाइफेनिल अणु बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। चाहे इसको इस टाइप से लिख सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, मतलब एरिल हैलाइड है 2, तो इसको इस टाइप से लिख लीजिए। हमारे पास क्या है, 2 एरिल हैलाइड है यहाँ पर। ये बेंजीन इस टाइप से आपको बना देनी है। ठीक है, आप सही से बना लेना यहाँ पर। ये क्या है, बेंजीन हमने बना दी, यानी एरिल हैलाइड एक यहाँ पर एक अणु ले लिया एरिल हैलाइड का, और यहाँ पर 2Na लिख लीजिए, 2Na लिख लिया यहाँ पर, प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर। ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पर, इस टाइप से आपको। ठीक है, यहाँ पर एक Cl लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आप सही से बना लें, प्लस का साइन यहाँ से देखिए 2NaCl, यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, 2NaCl निकल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया 2NaCl निकल गया, 2NaCl निकल गया। अब इनको आगे लिखना है, इधर जोड़ देंगे यहाँ पर, देखिए इस टाइप से। ठीक है, इसको इस टाइप से हम जोड़ देंगे यहाँ पर, इस टाइप से। इस टाइप से जोड़ देंगे यहाँ पर। यही हमारे पास क्या बन गया, डाइफेनिल बन गया यहाँ पर। आप इस टाइप से रिएक्शन लिखना पड़े, इसको इस टाइप से मत लिखना। ठीक है, इस टाइप से लिखना है यहाँ पर। इसी टाइप से इसकी हम क्या बना देंगे यहाँ पर, ऊपर जो थ्योरी लिखते हैं इसी से बनाएंगे। क्या लिखते हैं, जब 2 एरिल हैलाइड, ये क्या हमारे पास है, यहाँ से हैं 2 एरिल हैलाइड। ठीक है, 2 एरिल हैलाइड के अणु सोडियम के साथ, ये क्या हमारे पास, सोडियम के साथ
ठीक है, क्या किए जाते हैं यहाँ पर, लगा दीजिए गर्म किए जाते हैं, यहाँ पर हीट लगा दीजिए, गर्म किए जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर डाईफेनिल बनता है। इसका नाम क्या है, डाईफेनिल। क्या है, डाईफेनिल बनता है यहाँ पर, डाईफेनिल बनता है यहाँ पर। इतना आपको ध्यान रखना है। क्या, जब दो एरिल हैलाइड के अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो हमारे पास डाईफेनिल बनता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, फिटिंग क्रिया कहते हैं। यहाँ पर इसको मत लिखना, यहाँ पर इसको लिखना है, इस रिएक्शन को यहाँ पर, राइट। बस हो गया, यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर थ्योरी नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। थ्योरी नोट करने की जरूरत नहीं, इसी से अपने आप बनाइए। क्या, जब दो एरिल हैलाइड के अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो हमारे पास डाईफेनिल बनता है। इसी से परिभाषा बनाने, क्या, जब दो एरिल हैलाइड के अणु, पहला एरिल हैलाइड दूसरा एरिल हैलाइड अणु सोडियम है, क्या है, सोडियम है, इसके साथ गर्म किए जाते हैं तो डाईफेनिल बनता है। इतने आपको परिभाषा बनानी है यहाँ पर, कोई अपने ये रटनी नहीं होती रिएक्शन, यहाँ पर बस प्रैक्टिस करनी होती है यहाँ पर। बस हो गया काम, नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट को, तीसरे का ये भी 2-2 नंबर वाले के हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 28 ग्राम KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका आणविक द्रव्यमान मतलब कि अणुभार दे दिया, इसका मोलर मास हमें 56 दे दिया है। वैसे हम निकालते थे, कैलकुलेट करते थे, लेकिन इसमें कैलकुलेट करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि इसमें दे दिया है, ठीक है। 500 मिलीलीटर बिलियन में घुला है, तो बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। देखिए अभी मोलरता का आपको परिभाषा भी लिखवाई है और सूत्र भी लिखवाया मोलरता का, बस वही अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोलरता की परिभाषा, मोलरता की। इनमें से आता जरूर क्वेश्चन है यहाँ पर, हर साल हर सेट में मिलेगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर तीसरे का देखिए, यहाँ पर देखिए तीसरे का, थोड़ा सा पीछे और बढ़ाते हैं। तीसरे का सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, क्या दिया, 28 ग्राम KOH, मतलब कि 28 ग्राम मतलब क्या है, भार दे दिया यहाँ पर, भार दे दिया यानी कि स्मॉल w, भार का मान दिया है यहाँ पर हमें 28 ग्राम, ठीक है, 28 ग्राम भार, ठीक है। आणविक द्रव्यमान 56 है, आणविक द्रव्यमान अणुभार का मान हमें कितना दिया है, 56 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अणुभार 56 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 500 मिलीलीटर बिलियन में घुला है, यानी कि आयतन भी दे दिया यहाँ पर। आयतन का मान कितना दिया, 500 मिलीलीटर, ठीक है, बिलियन में घुला। तो बिलियन के मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता मतलब कैपिटल M का मान हमें फाइंड करना है, इसी मान तो निकालना है, वेरी सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, चूँकि लीटर में होता है आयतन। चूँकि हम जानते हैं एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर 1/1000 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिलीलीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक इसको नीचे ले आए, इसको नीचे, इसके लिए नीचे ले आए, यहाँ पर तो बचा गया 1 मिलीलीटर। अब यहाँ पर मिलीलीटर की जगह पर 1/1000 लिख दिया, मतलब 1000 से भाग कर दीजिए, भैया आपका लीटर में आयतन हो जाएगा यहाँ पर 500/1000, 500, ठीक है, 500/1000, 500 दूना 1000, मतलब कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 किसमें आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। यहाँ पर लगा दीजिए चाहे लीटर, ठीक है, लीटर में आ गया। अब हम जानते हैं मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता, ये हमसे लिखते हैं मोलरता को। मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोल। लेकिन मोल निकाल लीजिए डायरेक्टली, यहाँ मोल निकाल लीजिए, यहाँ पर विलेय के मोल, बिलियन का आयतन लीटर में होता है, तो मोल निकाल लीजिए, जरूरत पड़ेगी। मोल बराबर क्या होता है, फार्मूला भार/अणुभार होता है, ठीक है। भार कितना दिया यहाँ पर हमें, भार कितना दिया, 28 ग्राम है, 28 लिख लिया यहाँ पर भार, 28 डिवाइड अणुभार कितना दिया है, 56 दिया है। अणुभार कितना दिया, 56 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब 28 मतलब कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल, विलेय के मोल डिवाइड बाय बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन, ठीक है। आयतन लिखा हुआ इन लीटर, किसमें होता है, लीटर में होता है। अब विलेय के मोल हमने कितने निकाले, मोल निकाला, कितने निकाला, 0.5 है। लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.5, इसी में लिख देता है 0.5, इधर नीचे लिख दिया। M बराबर कैपिटल M बराबर विलेय के मोल 0.5 डिवाइड बाई बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन भी हमने कितना निकाला, 0.5 निकाला यहाँ पर, 0.5 लिख लिया। अब देखिए 0.5 से 0.5 कट जाएगा तो बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका मात्रक क्या होता है, ऊपर मोल नीचे लीटर, तो मोल प्रति लीटर,
ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल एम बना दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तब भी मोलरता है हमारे पास। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है यहाँ पर। 2 नंबर का देखिए कितने सिंपल न्यूमेरिकल आया था यहाँ पर, बस कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर। सबसे पहले फार्मूला को ध्यान रखना है यहाँ पर, मोल निकालिए, आयतन दिया होगा, बस फार्मूले में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे के खा में दिया मेलेसेज से एथनॉल बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखे। 2 नंबर का है यहाँ पर। देखिए आपने 10th क्लास में रिएक्शन पूरी पढ़ी होती है यहाँ पर। सुक्रोज लेते हैं, उस ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखते हैं, इनवर्टेज लिखते हैं, ईस्ट लिखते हैं नीचे यहाँ पर, तो कोई बनता है ग्लूकोज बनता है, फ्रुक्टोज बनता है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ। फिर देखिए, फिर एक को उठा लेते हैं यहाँ पर ग्लूकोज को, किसी को उठा लीजिए, फिर जाइमेज ऊपर लिखते हैं, ईस्ट लिखते हैं, तो क्या बन जाता है हमारे पास, एल्कोहल बन जाता है यहाँ पर। ये सब आप पढ़कर आ चुके हैं 10th क्लास में, भाई ये यहाँ पर रिएक्शन आई थी। ठीक है, विधि या थ्योरी आप लिख लेना, यहाँ पर पढ़ लेना। तो यहाँ पर देखिए तीसरे का खा है यहाँ पर, 2 नंबर के, तो रिएक्शन लिखेंगे तीसरे का खा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे, सुक्रोज, भाई चीनी का फार्मूला लेंगे यहाँ पर। चीनी या मिठाई का फार्मूला होता है C12H22O11, सबने पढ़ा है। ये क्या होता है, सुक्रोज होता है, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे। देखिए ऊपर क्या लिख देंगे, इनवर्टेज, यहाँ पर लिख देंगे इनवर्टेज। ठीक है, इनवर्टेज लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे, ईस्ट लिख देंगे, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट लिख देंगे तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है हमारे पास, फ्रुक्टोज बनता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12, ये सही से बन जा, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। एक क्या होता है हमारे, फ्रुक्टोज होता है, C6H12O6। एक ग्लूकोज होता है, ये क्या होता है हमारे पास, फ्रुक्टोज होता है यहाँ पर। इसमें क्या पाया जाता है कि फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर इनका अलग अलग होता है, इसकी संरचना में भिन्नता होती है। देखिए इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है यहाँ पर, इसमें क्या पाया जाता है, कीटोन समूह पाया जाता है। ठीक है, कीटोन मतलब कि CO ग्रुप पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या पाया जाता है, CO ग्रुप पाया जाता है यहाँ पर, ध्यान रखना। फार्मूला आपसे कौन से फार्मूला की सेम होती है, लेकिन स्ट्रक्चर इसकी संरचना में भिन्नता होती है। इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इसमें कीटोन समूह पाया जाता है यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज COSE, ग्लूकोज। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज TOC। ये क्या है, फ्रुक्टोज है। एक को उठा लीजिए यहाँ पर किसी को, तो ग्लूकोज ले रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, C6H12O6 लिया यहाँ पर। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम इसके, जाइमेज। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर, ईस्ट लिख देंगे, ईस्ट। नीचे ऊपर जाएगा, नीचे ईस्ट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 अणु बन जाएंगे, 2 अणु बन जाएंगे किसके, C2H5 एथिल का, C2H5OH के प्लस का 2CO2 बन जाएगा, 2CO2 बन जाएगा यहाँ पर। इतना ध्यान रखना। ठीक है, फिक्स रिएक्शन है, पढ़कर आ चुके हैं, पुरानी रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है, इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारे पास ग्लूकोज फ्रुक्टोज बन जाएगा यहाँ पर। फिर इसको एक उठा लेंगे ग्लूकोज को, तो यहाँ पर जाइमेज, ईस्ट लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एथिल एल्कोहल, और क्या बन जाएगा, 2 अणु बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, एथनॉल है, एथनॉल यानी कि एथिल एल्कोहल है, यही हमें बनाना था यहाँ पर। ठीक है, यही हमें बनाना है यहाँ पर, हो गया, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए कार्बोनिल समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति को समझाइए यहाँ पर, क्या इसकी प्रकृति होती है यहाँ पर। ठीक है, 2 नंबर ये है यहाँ, देखिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। ठीक है, देखिए अब इसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह किस टाइप से होता है हमारे पास, कार्बोनिल समूह ये होता है C+O, इधर एक का होता है कार्बोनिल समूह। कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, COOH। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, या इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए C ऊपर लगा दिए O। ठीक है, इधर OH लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, O किसी टाइप से लिख दीजिए यहाँ पर। कार्बन ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, OH लिख दीजिए, चाहे इस टाइप से लिख देते हैं, बात तो एक ही है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से पढ़िए यहाँ पर। C+OH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह, क्या होता है हमारे पास। ठीक है, कार्बोनिल समूह होता है, क्या होता है, कार्बोनिल समूह होता है यहाँ पर। स्ट्रक्चर मत बताइए, बनाइए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी प्रकृति यहाँ पर समझाने, क्या समझाइए यहाँ पर, इनकी प्रकृति समझाइए यहाँ पर। ठीक है, लिखा हुआ है, इनकी प्रकृति समझाइए यहाँ पर। तो देखिए कार्बोनिल समूह ये होता है, प्रकृति क्या होती है, ध्रुवीय होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, ध्रुवीय होती है, जहाँ ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन पर आंशिक उसके आंशिक बोलते हैं पार्सली धन आवेश, क्या होता है, धन आवेश, और ऑक्सीजन पर क्या होता है, पार्सली। ठीक है, आंशिक ऋण आवेश होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कार्बन पर क्या होता है, पार्सली धनात्मक आवेश,
ऑक्सीजन पर क्या होता है, पार्शली ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है, जिससे यह न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया के प्रति अत्यधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है, राइट। फिर देखिए कार्बोक्सिलिक जो कि COO जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, एक कार्बनिक समूह है। क्या है, एक कार्बनिक समूह, ऑर्गेनिक ग्रुप है यहाँ पर, जिसमें एक कार्बन परमाणु पर ऑक्सीजन परमाणु से दोहरे बंधन से जुड़ा होता है यहाँ पर, ठीक है, जिससे एक कार्बन परमाणु पर ऑक्सीजन परमाणु से दोहरे बंधन से क्या होता है, जुड़ा होता है, और एक हाइड्रोजन परमाणु से ठीक है एकल बंधन से जुड़ा होता है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन परमाणु से क्या होता है, एकल बंधन से जुड़ा होता है। COO समूह समूह एक अम्लीय समूह है। क्या है, एक अम्लीय समूह है यहाँ पर, जो H आयन यानी H आयन H+ को छोड़ सकता है, यहाँ पर छोड़ देता है, लिख देते हैं यहाँ पर, जो H आयन या H+ को आयन को छोड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। ये COOH एक का है कार्बोनिल समूह है, जिसमें एक कार्बन परमाणु पर ऑक्सीजन परमाणु से दोहरे बंधन से जुड़ा होता है, और एक हाइड्रोजन परमाणु से एकल बंधन से जुड़ा होता है यहाँ पर, ठीक है। COOH समूह एक अम्लीय समूह है, जो H आयन H+ को आयन को छोड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर 2 नंबर का इतना ही आपको लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का। फिर देखिए ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए, 2 नंबर का है यहाँ पर, ठीक है। ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए यहाँ पर। देखिए ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुण लिखना है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी है। कोई आपको जो आती हैं, जो आपने पढ़ी हैं ग्लूकोज की क्रियाएं, वही आप लिख दीजिए जो आपको आता है यहाँ पर। देखिए हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया हमने लिख दी यहाँ पर। क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है यहाँ पर। वैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। वैसे फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है, क्या होता है, CHOOH का होल 4 CH2OH होता है फॉर्मूला। हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो भाई हमने यहाँ पर इसका एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना दिया इस टाइप से, यहाँ पर इसको ऊपर जोड़ दिया, यहाँ पर इसको जिंका का इसका स्ट्रक्चर बना दिया। फिर देखिए हाइड्रोजन साइनाइड है, इससे हमने क्रिया कराई तो क्या बन जाएगा, देखिए, और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, आगे इसको रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड इधर तोड़ दिया, एक बॉन्ड इधर तोड़ दिया, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। क्यों तोड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। देखिए तोड़ दिया यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4, एक तरफ क्या जोड़ दिया, OH, यहाँ से H निकाल दिया, यहाँ से OH, तो ये OH जोड़ दिया इधर, H पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। फिर देखिए बचा क्या हमारे पास, CN। अब देखिए CN घुमा कर लिखना है। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि कार्बन बॉन्ड बनाता है यहाँ पर, ठीक है, क्या बनाता है, कार्बन बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर ना कि नाइट्रोजन यहाँ पर, तो इसलिए इसको पलट दिया यहाँ पर। ये नए कार्बन यहाँ पर क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इसको NC मत लिखना, गलत हो जाएगा, यहाँ पर C लिख दिए आगे, इसलिए मतलब कार्बन बॉन्ड बनाएगा NC। फिर जो बचा हुआ नीचे वाला इसको एच लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका नाम, ठीक है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। मतलब कि किससे बना, हाइड्रोजन साइनाइड से बना है, साइनाइड तो साइनो इसको बोलते हैं। ये क्या है, ग्लूकोज से बना, ग्लूकोज इसका नाम है, इसका नाम हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन लिख देंगे। साइनो इसका है, साइनोहाइड्रिन तो साइनोहाइड्रिन हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इसका नाम हो जाएगा। इतनी रिएक्शन लंबी लेकिन है सिंपल यहाँ पर। फिर देखिए हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 होता है, वही ग्लूकोज जिंक का 3 दिया। अब देखिए इसको H2 को है क्या, H2 को हमने क्या लिख दिया, आगे लिख दिया। अब देखिए H2 क्या लिख दिया, आगे हमने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर चाहे H2 आप निकाल दीजिए। देखिए यहाँ से H2 अब यहाँ से O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर। चाहे यहाँ पर लिख दीजिए प्लस, यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड जिनका 3 होगा, बचा के हमारे पास NH2, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। तो डबल बॉन्ड जिनका 3 रहने दीजिए, इसको तोड़िए मत यहाँ पर, ठीक है, इसको मत तोड़िए, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच क्या होगा, बॉन्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो नाइट्रोजन आगे लिखते हैं, अन्यथा नहीं लिखेंगे यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन था, यहाँ पर डबल बॉन्ड की यहाँ पर जस्ट यहाँ से NH2 लिख दिया, बाकी सब H। तो नीचे वाला CHOH का होल 4 CH2 जिंक का 3, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या हाइड्रोजन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हाइड्रोजन। कोई कठिन रिएक्शन है यहाँ पर, बताइए, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ग्लूकोज की बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है, बस नोट कर लीजिए आप इसको। तो है यहाँ पर 2 रासायनिक गुण, यहाँ पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। जो आपके आते हैं वही लिख लेना, ये सिंपल है, यही लिख दिया हमने, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पर रिएक्शन आदि नहीं करना, एक बार सिर्फ पढ़ना है आपको, ठीक है। 2 नंबर का ये भी हमारे पास हो गया, ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणों को लिखिए यहाँ पर, ठीक है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर, नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 2 नंबर का, अब 3 नंबर वाले सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास दिया है यहाँ पर, देखिए कौन सा पर, ये वाला था इसका न्यूमेरिकल 3 नंबर का। देखिए यहाँ पर दिया, किसी तापस शुद्ध व्यंजन का वाष्प दाब इतना है यहाँ पर,
0.5 ग्राम आवासीय विद्युत अनअवघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन, ठीक है, इसका दिया है यहाँ पर मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल में घोला गया है। ठीक है, इसमें देखिए सभी, इसमें भी नहीं मोलर द्रव्यमान निकलवाया, यहाँ पर भी मोलर द्रव्यमान दे दिया था, यहाँ पर भी दे दिया था, निकलवाया है नहीं, काम इसमें आसान कर दिया, इसमें सिंपल इफेक्ट था ये। ठीक है, घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना है, तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिए, समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया है। यहाँ पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.5 ग्राम आवासीय विद्युत अनअवघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ठीक है, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना, ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, मतलब कि P0 का मान दिया है। वाष्प दाब किसे लिखते हैं, राउल्ट का नियम पर एक क्वेश्चन आ गया, और राउल्ट का नियम, ठीक है, वैसे हर सेट में राउल्ट का नियम पूछता था, इसमें देखिए राउल्ट का नियम पूछा था, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया, राउल्ट के नियम पर हमें क्वेश्चन दिया, न्यूमेरिकल लगाया 3 नंबर का यहाँ पर। ठीक है, देखिए चौथे का है यहाँ पर, चौथे का दिया है, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, दिया है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब किसे लिखते हैं, P0 से। राउल्ट का नियम पढ़ाया था, उसी में P0 से वाष्प दाब को P0 से बताया था लिखने के लिए। ठीक है, सब पीछे पढ़ाया हुआ है। P0 का मान दिया है 0.850, इसका मात्रा होता है बार, ठीक है, या ATM, ठीक है, बार हो गया यहाँ पर। फिर देखिए 0.5 ग्राम आवासीय विद्युत अनघट्य ठोस को, ठीक है, विद्युत अनघट्य ठोस को, मतलब कि विलेय का भार दे दिया यहाँ पर, विलेय का भार दे दिया यहाँ पर, विलेय का भार कितना दिया पर 0.5, ये लिखा हुआ है 0.5 ग्राम आवासीय विद्युत अनघट्य ठोस को, तो ये विलेय का भार दे दिया स्मॉल w। ठीक है, विलेय विलायक तो पहचानना आता होगा, पीछे बताया था। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ घोलते हैं वो क्या होता है, विलेय होता है, जिसमें घोली जाती है वो क्या होता है, विलायक होता है, जो पूरा टोटल बनता है विलयन उसको वो क्या होता है, विलयन होता है। ये लिखा हुआ है 0.5 ग्राम आवासीय विद्युत अनअपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, बेंजीन में घोला गया, इसको घोला गया है। 0.5 एक विद्युत अनघट्य होगा, कोई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर यूरिया हो सकती है, ठीक है, ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, उसको क्या कर किया जाए, घोला गया है। जो चीज़ हम घोलते हैं, मतलब चीनी को पानी में घोलते हैं, वो क्या होता है, विलेय होती है। अब देखिए कोई विद्युत अनघट्य है यहाँ पर, उसको हमने घोला किसमें, बेंजीन में घोला है। ठीक है, तो क्या होगा, विलेय का भार होगा, विलेय का भार कितना दिया, 0.5 ग्राम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 0.5 ग्राम, स्मॉल w का मान दिया है 0.5 ग्राम, ठीक है, 0.5 ग्राम। अब देखिए आगे 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, जिसमें घोला गया है बताया था, घोला गया है, किसमें घोला गया है, 39 ग्राम बेंजीन में घोला, तो क्या होगा, विलायक होगा। विलायक देखिए, हमें एक बार और ट्रिक देना, देखिए विलेय का भार हमेशा कम होगा, विलायक का भार ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो विलायक का भार कितना, 39 ग्राम ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, विलायक का भार, कैपिटल W का दिया यहाँ पर। ठीक है, कैपिटल W का कितना दिया, कैपिटल W का कितना दिया यहाँ पर, 39 ग्राम। ठीक है, 39 ग्राम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और क्या दिया यहाँ पर, 39 ग्राम दिया, बेंजीन ग्राम। मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल है यहाँ पर। ठीक है, मोलर द्रव्यमान कितना दिया, 78 ग्राम प्रति मोल, इसी का दे दिया यहाँ पर, कैपिटल M का मान दे दिया यहाँ पर। ठीक है, कैपिटल M का मान दे दिया यहाँ पर, कैपिटल देखिए लिखा 39 ग्राम बेंजीन, इसी का हमें कह दिया मोलर द्रव्यमान, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान है, यानी कि अणुभार है, कितना, 78 ग्राम प्रति मोल है, 78 ग्राम, यानी कैपिटल M का मान दे दिया, कैपिटल M का मान दिया 78 ग्राम प्रति मोल, कैपिटल M का मान। ठीक है, बोला गया है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब मैंने बताया था किससे लिखने के लिए, PS फॉर सोल्यूशन फॉर विलयन, कितना दिया यहाँ पर, कितना है यहाँ पर 0.850, 0.845 है यहाँ पर, 0.845 बार। ठीक है, 0.845 बार है यहाँ पर। ठीक है, और क्या दिया यहाँ पर, ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठोस के मोलर द्रव्यमान, ठोस होगा यहाँ पर लिखा होता है, ठोस मतलब कि ये लिखा हुआ है 0.5 ग्राम आवासीय विद्युत अनघट्य ठोस, कोई विद्युत अनघट्य ठोस था, मतलब क्या था, ये क्या था, विलेय था, बताया था यहाँ पर, आवासीय विद्युत अनघट्य ठोस, यानी कि विलेय का भार, हमें विलेय मोलर द्रव्यमान फाइंड करना है, अणुभार फाइंड करना है विलेय का, मतलब कि स्मॉल m का मान फाइंड करना। इतना बताइए समझ में आया नहीं, कुछ इसमें किया ही नहीं हमने, जो डाटा दिया है उसको निकाल लिया, यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। बस आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में राउल्ट का नियम वाले में क्या समझ में आना चाहिए, विलेय विलायक आपको समझ में आना चाहिए, विलेय विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। ठीक है, विलेय और प्लस विलायक समझ में आना चाहिए यहाँ पर आपको।
ठीक है, बस हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर। अब हमने जो चीज़ बताया है, ठीक है, जो चीज़ घोली जाती है मतलब वो क्या होता है, विलेय होती है, जिसमें घोली जाती है वो विलायक होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में समझा ही दिया क्या कौन सा विलायक है कौन सा विलेय है यहाँ पर, राइट। अब देखिए सिर्फ राउल्ट का नियम मालूम होना चाहिए, तब लिखेंगे यहाँ पर राउल्ट के नियम से, क्या लिखेंगे, राउल्ट के नियम से राउल्ट का नियम से। राउल्ट का नियम क्या कहता है, जब किसी विलायक में अभावशील विलेय घोला जाता है तो विलायक के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होगा। क्या होता है राउल्ट का नियम, जब किसी विलायक में अभावशील विलेय घोला जाता है तो विलायक के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन यानी कि P0 माइनस का PS पी वो सोल्यूशन डिवाइडेड क्या होता है P0 होता है, बराबर क्या होता है, मूल प्रभाज के बराबर होता है यहाँ पर। ठीक है, वैसे मूल प्रभाज लेते हैं यहाँ पर, देखिए आपने वैसे एक्चुअल में फॉर्मूला ये पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि विलायक के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, विलायक के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये मूल प्रभाज मतलब विलेय के मूल प्रभाज ले लिए यहाँ पर, क्या है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये विलेय का मूल प्रभाज है यहाँ पर, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, ये इतना होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अप्लाई करेंगे यहाँ पर n, ठीक है, n अपन कैपिटल N ले लेंगे यहाँ पर हम। वैसे मूल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, इसी के मूल प्रभाज इसी के बराबर होता है x विलेय, ठीक है, x विलेय, ये होता है फॉर्मूला, बराबर क्या होता है हमारे पास, इसको ले लीजिए NA, ऊपर ले लीजिए NB, ले लीजिए NB बटे विलेय का हम क्या लिया, विलेय के मूल मान लिए NB, NA प्लस NB होता है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, किसी किसी बुक में N1 ये लिखा होता है, N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 लिखा होता है, इस टाइप से लिख लीजिए N1 प्लस N2, ठीक है, इस टाइप से। अब इसी को फॉर्मूले को N अपन इस पूरे के कैपिटल N1 प्लस N2 है यहाँ पर, N1 प्लस N2, इसी को हम कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए कैपिटल N लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैपिटल विलायक का मोल लिख देते हैं, विलेय का मोल है ये, क्या है, विलायक का मोल है यहाँ पर। ठीक है, यह विलायक का मोल है, कैपिटल N लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, N अपन कैपिटल N, तो स्मॉल n अपन कैपिटल N इसीलिए लिख दिया यहाँ पर। इस जब न्यूमेरिकल लगाना तो ये फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर राउल्ट के नियम से। अब देखिए, अब मोल बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मोल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मोल बराबर होता है हमारे फॉर्मूला भार बटे अणुभार। ठीक है, जब छोटा n है तो छोटे लिखेंगे, यहाँ विलेय का मोल है तो विलेय का भार, विलेय का अणुभार। अब देखिए हम कैपिटल N विलायक का भार, विलायक के मोल निकालेंगे तो बड़े लिखेंगे, विलायक के लिए कैपिटल W कैपिटल M लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसी के आगे लिखिए बराबर, ये रहने ये इधर लिख लीजिए, देखिए P0 माइनस का PS डिवाइड बाई P0 बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर, मतलब कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार डिवाइडेड बाई, फिर देखिए भार बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार कैपिटल W अणुभार कैपिटल M, क्योंकि विलायक है यहाँ पर, विलेय है विलायक है। ठीक है, बराबर इसी को लिख देते हैं स्मॉल W बटे स्मॉल m मल्टीप्लाई, ये ऊपर पहुँच जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल M बटे कैपिटल W हो जाएगा यहाँ पर, राइट। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बस मेन फॉर्मूला इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखिए इस पेज पर आ जाएगा, वैसे एक्चुअल में यहाँ पर तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, P0 माइनस का PS डिवाइडेड बाई P0, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल W बटे स्मॉल m मल्टीप्लाई कैपिटल M बटे कैपिटल W, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए P0 का मान हमें कितना दिया है, ये दिया है 0 पॉइंट, देखो एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, अन्यथा गलती हो जाए फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए P0 का मान 0.850 दिया है, सही है यहाँ पर, सही है वैल्यू हमारे पास, इसका मान भी दिया 0.845, देख लेना एक बार। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर P0 का मान दिया है 0.850, 0.850 माइनस का PS का मान देखिए, फिर क्या PS है, PS का मान हमारे पास कितना है, PS 0.845 डिवाइड बाई क्या होता है, P0 का है, P0 का मान यही है 0.850 बराबर स्मॉल W का मान कितना है यहाँ पर, स्मॉल W का मान कितना है, भाग 0.05 डिवाइड बाई स्मॉल, फिर क्या है नीचे हमारे पास स्मॉल M का मान हमें फाइंड करना है, स्मॉल M का फाइंड करना है। ठीक है, विलेय का अणुभार मल्टीप्लाई कैपिटल M का मान कितना दिया 78, बेंजीन का अणुभार 78 डिवाइड बाई कैपिटल W का मान दिया है 39, कितना दिया 39 लिख लिया यहाँ पर।
ठीक है 39 दिया। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पर और कुछ नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू हमने पुट की है। देखिए घटाइए, देखिए इसको हम घटाते हैं, यहाँ कितना बचेगा यहाँ पर देखिए 0.0850 लिखा, फिर क्या हमारे पास पॉइंट यहाँ पर लगाइए 845 लिखा यहाँ पर। घटाइए, देखिए 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ पर बचे 4, 4 में से 4 गया 0 बचेगा, 8 में से 8 गया 0 बचेगा, यानी कि 0.005 बचेगा। 0 पॉइंट यहाँ पर लिखिए कितना बचेगा हमारे पास, इसको घटाने पर 0.005 बचा यहाँ पर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.850 बराबर का साइन लगाइए। अब देखिए 39 दूना 78 होता है, 2 में 18 2 3 6 39 39 दूना 78, तो हमारे पास क्या बचा 0.5 डिवाइडेड बाई यम मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास 2 बचा यहाँ पर। अब देखिए 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, काट दें, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दिया पॉइंट से पॉइंट। इस पॉइंट को हटाइए, नीचे इसके यहाँ पर 10 से भाग कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से 2 उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, तो गया सब यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ पर ऊपर क्या बचा हमारे पास 5/850 बचा यहाँ पर, बराबर क्या बचा हमारे पास 1/m बचा, 1/m बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए पीटिए यहाँ पर, इसको आप काटिए पीटिए, देखिए उसको उलट पलट दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसको पलट दीजिए तो यम ये कहीं में उड़ा कर दीजिए, इधर इसकी गुणा इधर कर दीजिए, इसकी गुणा इधर कर दीजिए, तो 5m बराबर हो जाएगा उसकी गुणा इधर 850। हम डायरेक्टली पलटते हैं यहाँ पर, उसको उल्टा कर देते हैं, बात एक ही आती है यहाँ पर, ठीक है। तो यम बराबर निकालिए, तो यम बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 850/5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 850/5 काटिए, 5 काटिए, देखिए 5 × 5 हो जाएगा यहाँ पर, 3 बच गए 35 हो गए, 5 से तो 35, ठीक है। और एक जीरो हमारे पास लिखा हुआ एक जी, ठीक है 170, मतलब हमारे पास यम का मान कितना आ जाएगा, यम यानी कि 170 बचेगा यहाँ पर। इसका मात्रा क्या हो जाएगा ग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 170 ग्राम प्रति मोल यहाँ पर। देखिए इसमें उत्तर माला में 170 ही आ रहा है, 170 ग्राम प्रति मोल यहाँ पर, राइट। कितना सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, इस टाइप से इसको करना है यहाँ पर। 3 नंबर का कैलकुलेशन थी, लेकिन हाई कैलकुलेशन सिंपल इसमें दी थी यहाँ पर, ठीक है, आराम से हो जाती है यहाँ पर। नोट कर लीजिए इसको आप, बस राउल्ट का नियम ध्यान रखना यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखिए नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। पहले देखिए परिभाषा देखिए, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होती है मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। देखिए जब किसी धातु की छड़ को, कोई धातु की छड़ को 1 atm दाब तथा 25 सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर सांद्रता उसी धातु के लम्ब के विलयन में डुबोया जाता है, उसको डुबो देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है, जो सरफेस पर पृष्ठ पर उसके जो विभव उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ऐसे ही समझ लीजिए, मानक मतलब मान लेना, क्या माना हमने यहाँ पर 1 atm दाब माना 25 सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, 1 मोलर सांद्रता, उसी धातु के लम्ब को क्या करना है डुबो देंगे यहाँ पर। धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न हो जाएगा वही क्या कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कितनी सिंपल परिभाषा है, ठीक है। क्या है, जब किसी धातु की सतह को जब किसी धातु की छड़ को 1 atm दाब तथा 25 सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर सांद्रता उसी धातु के लम्ब के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की सतह पर, ठीक है, जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम, देखिए अब न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Zn 2+ है, यहाँ पर Cu 2+ है, Cu है, जबकि ई नोट Zn 2+ मतलब ई नोट यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिया, यहाँ पर इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना दे दिया यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल। देखिए इसमें यहाँ पर सांद्रता इसकी नहीं दी है यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर 0.1 लिख देता है, 0.1 मोल, तो नेनाट समीकरण लगाते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर दिया है नहीं, तो बस सिंपल है, 2-3 लाइनों को क्वेश्चन यहाँ पर। अगर यहाँ पर 0.1 यम लिख देता, यहाँ पर 0.1 यम लिख देता, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता, लंबा हो जाता। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सिंपल करने के लिए आपको कुछ नहीं दिया, सिर्फ ओनली इतने दिए, इलेक्ट्रोड विभव दे दिए यहाँ पर, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिए, बस बहुत ही सिंपल कर दिया क्वेश्चन इसको। तो देखिए यहाँ पर चौथे का खा है, यहाँ पर चौथे का खा में देखिए, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर निकलना क्या है, यहाँ पर EMF यानी कि मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है, यानी कि EMF, इसका मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। बस देखिए, तो हम फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर क्या जानते हैं फार्मूला, हमारे पास क्या होता है फार्मूला, चूँकि हमारे पास होता है
सेल, ई सेल बराबर क्या होता है, ई सेल बराबर होता है ई सेल, इसी के बराबर देखिए ई सेल मानक हमें विद्युत बहाव निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, कहाँ गया, ई एम एफ यानी कि ई सेल, मतलब कि ये इसी के बराबर होगा। बराबर क्या, इसी के बराबर लिख लीजिए, इसी के बराबर लिख देते हैं ई एम एफ, ठीक है, इसी के बराबर होगा। ई एम एफ बराबर ई नोट, ई नोट कैथोड, सी ए टी एच, ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड, ए एन एनोड लिखना है, ए एन ओ डी ई नोट एनोड, ये फॉर्मूला देना है, ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड, ये क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है यहाँ पर, राइट। अब देखिए ई एम एफ बराबर ई नोट कैथोड वाला कौन सा लेंगे यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव वाली वैल्यू यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 0.334 हमने बताया भी था यहाँ पर, क्या बताया था, यानी कि पिछले वाले सेट में यहाँ पर, ठीक है, यानी कि देखिए हमेशा एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ई नोट कैथोड का मान कितना ले लेंगे यहाँ पर 0.34, तो लिख देंगे 0.34, ठीक है, माइनस फिर दिया है का 0.76 है, ठीक है, तो यहाँ पर विद माइनस 0.76, ठीक है। तो ई एम एफ बराबर 0.34 माइनस क्या हो जाए, प्लस का 0.76 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 6 और 4 कितना हो जाए 10, 10 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 7 और 3 10, 10 और कितना एक हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पर, 11 हो गया यहाँ पर, 6 और 4 10 का 0, 7 3 10 11, पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है यहाँ पर, 2 के बाद पॉइंट है यहाँ पर, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर, क्या लगा देंगे 2 के पॉइंट, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ई एम एफ, ठीक है, एफ ई एम एफ, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इतना आपको करना है, ठीक है, इतना आपको करना हो गया। यहाँ पर ई एम एफ का मान, ई एम एफ की गणना कीजिए, यहाँ पर इतना ही आ रहा है 1.1, ठीक है, चाहे 0 हटा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, नोट कर लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट इसी में, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर दिया अभिक्रिया की कोड की परिभाषा, ठीक है, परिभाषा, अब अभिक्रिया की कोड को परिभाषित कीजिए, यहाँ पर परिभाषा दीजिए, देखिए आपको लिखवा चुके हैं अभिक्रिया की कोड की परिभाषा, सेट नंबर शायद 1 में ही था, यहाँ पर सेट नंबर 1 या 2 में, सेट नंबर 1 में ही लिखाई थी अभिक्रिया के कोड से आप क्या समझते हैं, बात देखिए यहाँ पर, ठीक है, हो चुकी है परिभाषा, क्या हो चुकी है हमारे पास, परिभाषा हो चुकी है। फिर देखिए हमारे पास अभिक्रिया Na प्लस Mb अभिकारक दिया है, उत्पाद दिया कि अभिक्रिया की कोड आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो निकालते हैं यहाँ पर। देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, हम यहाँ पर गा वाला है यहाँ पर, ठीक है, गा का देखिए यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन में दिए यहाँ पर अभिक्रिया दी है Na, कैपिटल Na प्लस, ठीक है, Mb, ठीक है, फिर देखिए X यहाँ पर है, C कैपिटल C प्लस का बाई कैपिटल D यहाँ पर। अब क्रिया की कोड निकालेंगे यहाँ पर, तो इसका सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेग, इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेग लिखेंगे यहाँ पर। बेग किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इसका बेग लिखना, इस टाइप से जब रिएक्शन आ जाए तो इसका बेग किस टाइप लिखते हैं यहाँ पर। बेग के लिए सबसे पहले एक कोस्टेंट लिखते हैं यहाँ पर के, ठीक, कोई भी कोस्टेंट आप ले लेंगे, बट यहाँ पर इस चैप्टर में के ही लेते हैं कोस्टेंट यहाँ पर, ठीक है, के कोस्टेंट लेंगे यहाँ पर। फिर क्या लेंगे यहाँ पर, अभिकारक का एक उठाएंगे यहाँ पर, एक कोफिशिएंट लिखो थे अभिकारक उठाएंगे एक, ठीक है, ए बी सी दिए यहाँ पर, तो अभिकारक उठाएंगे यहाँ पर, ये अणु है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ लगे होंगे यहाँ पर, ये नए एन बी की जहाँ पर कोई अंक होंगे यहाँ पर, कुछ भी मान सकते हैं, तो ए दिया है यहाँ पर, ए लिखेंगे यहाँ पर ए, ठीक है, अभिकारक का ए उठाया यहाँ पर, उठाया अभिकारक का, इस टाइप से बेग लिखते हैं, ध्यान, अभिकारक का ए उठाया, फिर जाएंगे उत्पाद में, ठीक है, उत्पाद में जाएंगे, उत्पाद के अणु कितने हैं यहाँ पर, एक्स कितना है, एक्स है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, एक्स लगा दिया यहाँ पर, एक्स लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया एक्स। फिर इसी टाइप से बी उठाएंगे, बी उठाया यहाँ पर, इसकी सांद्रता यहाँ पर लिखी, बी की सांद्रता हमने लिखी यहाँ पर, फिर इसकी पावर लगा देंगे यहाँ पर, इसकी पावर क्या है, बाई है, बाई लगा दिया यहाँ पर, इस टाइप से इसका क्या लिखेंगे, बेग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ए की सांद्रता लिखी, इस पर पावर लगा दी, इसके अणु की पावर लगा दी एक्स, इसका कोफिशिएंट है यहाँ पर, इसकी कोफिशिएंट लगा दी यहाँ पर। फिर बी की सांद्रता हमने लिखी, मतलब बी लिखा, इसकी सांद्रता की पावर हमने क्या लगा दी, इसका कोफिशिएंट दिया है डी, यानी कि उत्पाद का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, बाई है, तो इसकी पावर लगा दी यहाँ पर। अब लिखेंगे अभिक्रिया की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोड लिखेंगे, अभिक्रिया क्या निकालना, कोड निकालना, अभिक्रिया की कोड क्या है, तो लिखेंगे अभिक्रिया की कोड, अभिक्रिया
की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बराबर किस टाइप से, यानी कि किस टाइप से लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि, मतलब जो पावर होती है यहाँ पर उनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो इसकी कोट क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होगा यहाँ पर। कोट कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो एक्स प्लस वाई इसकी कोट ही हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। फिर ठीक है, हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन घा है। घा में दिया यहाँ पर क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसमें लिखा हो क्रोमाइट अयस्क बाई की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। राइट, 1 नंबर का है ये, मतलब 3 रिएक्शन दिए, 1 नंबर की है यहाँ। देखिए यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, क्रोमाइट अयस्क ले लिया यहाँ, क्रोमाइट अयस्क है यहाँ पर। ठीक है, क्या सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पर, और क्या हमारे पास है, वायु है, मतलब ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, Fe2O3 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, प्लस का साइन आगे लिखना है, सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। क्या सोडियम क्रोमेट प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए लगा दिया, बैलेंस करना आपको आता होगा रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, फिक्स बनना है, इसको आपको प्रैक्टिस कर लेनी है यहाँ पर। जब इससे क्रिया कराएंगे तो हमारे पास सोडियम क्रोमेट बनता है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और क्या बनता है, Fe2O3 बन जाता है यहाँ पर। राइट, इसको नोट कर लीजिए रिएक्शन यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ एक फिक्स है, इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इनको सिर्फ इतनी बार करिए, याद हो जाए रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, और कोई इनका जुगाड़ नहीं होता है यहाँ पर। फिर देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक क्या है, K2Cr2O7, एक क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। फिर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में लिखा हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली रिएक्शन, इस टाइप से डायरेक्टली रिएक्शन आपको याद नहीं करनी है यहाँ पर। जैसे ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पर, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है यहाँ पर, फेरस सल्फेट की उपस्थिति में एक क्रिया करता तो हमारे पास ये बनता है यहाँ पर। अगर डायरेक्टली आपको याद करनी है तो याद इस टाइप से रिएक्शन आप पढ़ लेना, याद कर लेना। लेकिन ये आती कहाँ से देखिए, तो सबसे पहले हम देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट है यहाँ पर, सल्फ्यूरिक अम्ल से इससे क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा यहाँ पर, Cr2SO4 का होल 3 बन जाएगा यहाँ पर, 4H2 बन जाएगा, 3 नवजात ऑक्सीजन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या नवजात ऑक्सीजन बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इसी ऑक्सीजन को उठा लीजिए, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीकरण करा देंगे यहाँ पर। देखिए ये यानी कि फेरस सल्फेट है और सल्फ्यूरिक अम्ल है यहाँ पर, इसका जब ऑक्सीकरण कराएंगे यहाँ पर हम, तो ये बन जाएगा Fe2SO4 का होल 3 बन जाएगा, H2O बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बन जाएगा। जब इसी ऑक्सीजन को उठा लाएंगे, इससे क्रिया करा देंगे यहाँ पर। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल इससे क्रिया करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Fe2SO4 का होल 3 H2O बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम नवजात ऑक्सीजन इसको हम बराबर करना चाहते हैं ऑक्सीजन को। देखिए यहाँ पर 3 है ऑक्सीजन, यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर क्या है, 1 है यहाँ पर। तो इसको 3 बनाने के लिए हम 3 से गुणा कर देंगे, जिससे कि हमारी ये हट जाए यहाँ पर। ठीक है, तो 3 से इसमें गुणा कर दिए यहाँ पर। ठीक है, इसमें भी पूरी रिएक्शन में 3 से गुणा होगी, इसमें भी 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 होगी। अब देखिए 3 है यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, जो बचा हुआ है यहाँ पर वो लिख देंगे यहाँ पर हम। वो क्या लिख देंगे, देखिए K2Cr2O7 बचा हुआ है तो लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए 4H2SO4 और 3 की इसमें मल्टीप्लाई, 3 की इसमें मल्टीप्लाई, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो 7H2SO4 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास, फिर यहाँ पर देखिए 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 Fe2SO4 का होल 3 कितने हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएंगे, इधर लिख दिया। बट इसको देखिए 3 Fe2SO4 कितना है हमारे पास, Fe2SO4 3 की इसमें मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ फेरस सल्फेट कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 Fe2SO4 हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 कितना हो जाएगा 4, तो लिख दिया जोड़कर यहाँ पर। फिर जो देखिए अभिकारक लिख दिया, उत्पाद वाले लिख दीजिए आप। ठीक है, K2SO4 यहाँ पर है तो K2SO4 लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए Cr2SO4 का होल 3 है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लीजिए यहाँ पर। Cr2SO4 का होल 3 1 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 3 है यहाँ पर है, 3 लिख दिया यहाँ पर। 3 के H2 की मल्टीप्लाई कर, 3 H2 यहाँ पर है और 4 H2 यहाँ पर, 4 3 7 H2 हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से रिएक्शन आपको करनी है 1 नंबर की। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट को 513 ठीक है केल्विन तक गर्म करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा। रिएक्शन पीछे वाले सेट में पढ़ाई थी, K2MnO4 क्या है, पोटेशियम मैग्नेट प्लस का क्या बन जाएगा, MnO2 प्लस का O2 बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास हो गई, नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना, इनको प्रैक्टिस कर लेना, और कोई जुगाड़ नहीं है इनका, प्रैक्टिस करना बस ये हो इतनी। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है इन रिएक्शन को यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए पहले।
ठीक है, 5 में का अब 4 नंबर वाले हैं हमारे पास, क्या है 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले हमारे पास खत्म हो गए। अब देखिए 5 का में दिया है मोलर चालकता को समझाइए। 1 नंबर की परिभाषा है, 3 नंबर का इसी में न्यूमेरिकल दे दिया, तो 1 नंबर की परिभाषा देखिए मोलर चालकता क्या होती है। देखिए किसी 1 सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में कि यदि विद्युत अपघट्टिका 1 मोल घुला होता है, देखिए समझिए कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला विलयन होगा, उसमें विद्युत अपघट्टिका 1 मोल घुला होता है। विद्युत अपघट्टिका क्या होता है, जिसको आयनों में तोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, क्या होता है विद्युत अपघट्टिका होता है, कोई NaCl घुला हो सकता है, KCl घुला हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत हो सकते हैं विद्युत अपघट्य यहाँ पर, NaBr हो सकता है, CH3C यानी एस्टिक अम्ल हो सकता है यहाँ पर, फार्मिक अम्ल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 मोल घुला होता है यहाँ पर, तो उस विलयन की चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, उस विलयन की चालकता क्या, मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, राइट। लैम्डा m इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मोलर चालकता बराबर होती है कप्पा यानी कि विशिष्ट चालकता मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई m क्या होती है, सांद्रता या मोलरता बोल सकते हैं यहाँ पर। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए परिभाषा, हम न्यूमेरिकल देखते हैं इसको। ठीक है, परिभाषा नोट कर लीजिए आप। अब देखिए इसी में न्यूमेरिकल क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए 0.02 मोल प्रति लीटर इनवर्स केसीएल विलयन भरे सेल का प्रतिरोध 480 ओम है। देखिए ये क्या दी है, मोलरता दी है। मात्रक बताया था मोलरता का, जब मोलरता की परिभाषा पढ़ाई थी हमने, उसमें क्या बताया था, मात्रक हमने मोल प्रति लीटर बताया था। तो समझ लीजिए मात्रक से ही पहचान जाइए, यहाँ पर ये मात्रक लिखा हुआ है, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, बात एक ही होती है। तो क्या करिए, मोलरता दे दी है यहाँ पर। ठीक है, बिलियन से भरे सेल का प्रतिरोध रेजिस्टेंस दे दिया है, बिलियन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, इसलिए स्थिरांक दे दिया यहाँ पर। कितना सिंपल है। ठीक है, का है 5वें का यहाँ पर, 5वें का थोड़ा 5वें का है। ठीक है, दिया है क्या दिया है यहाँ पर, सबसे पहले हमें यहाँ पर 0.02 मोल लीटर इनवर्स यानी कि मोलरता दे दी है, यानी कि m का मान दे दिया है यहाँ पर। m का मान दिया 0.02 मोल। ठीक है, प्रति लीटर, मोल चाहे प्रति लीटर लिख लीजिए या लीटर इनवर्स लिख लीजिए, बात एक ही होती है यहाँ पर। इसको ऊपर ले जाएं तो लीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, 0.02 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध रेजिस्टेंस दे दिया है यहाँ पर। r का मान कितना दिया है, r का मान दे दिया है यहाँ पर 480 ओम यहाँ पर। ठीक है, r का मान 480 ओम। विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, यानी कि लैम्डा m का मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, और क्या दिया यहाँ पर, सेल स्थिरांक दे दिया यहाँ, सेल स्थिरांक यानी कि सेल स्थिरांक कैसे लिखते हैं, यल अपान ए यहाँ पर। ठीक है, सेल स्थिरांक कैसे लिखते हैं, यल अपान ए का मान कितना दिया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इतना हमें दिया है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि यहाँ पर मोलर चालकता के लिए देखिए फार्मूला भी हमने बताया था, मोलर चालकता का फार्मूला क्या बताया था अभी, परिभाषा बताइए मोलर चालकता की क्या होता है, कप्पा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है, यम होता है। बट यहाँ पर कप्पा विशिष्ट चालकता नहीं मालूम है, यहाँ पर हमें क्या विशिष्ट चालकता नहीं मालूम, तो विशिष्ट चालकता हमें निकालनी होगी, तब यहाँ पर पुट करेंगे भी तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो विशिष्ट चालकता के लिए फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा है विशिष्ट चालकता में, कप्पा बराबर होता है हमारे पास 1/r मल्टीप्लाई यल अपान ए, ये फार्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, तो कीजिए वैल्यू पुट, देखिए 1/r, इसको हटाइए, देखिए 1/r का मान कितना दिया है यहाँ पर 480, तो 480 लिख लिया यहाँ पर, 480 मल्टीप्लाई यल अपान ए का मान कितना दिया 1.29, तो 1.29 लिख लिया यहाँ पर। तो कप्पा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1.29 डिवाइड बाई 480। ठीक है, कप्पा का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया यहाँ पर, राइट। तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर कर दीजिए पुट यहाँ पर। देखिए तो लेमडा एम बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, लेमडा एम बराबर कप्पा का मान कितना है 1.29 बटे 480, पुट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, 1.29 बटे 480 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, गुणा का साइन लगाइए, फिर हमारे पास क्या है 1000 जिम का 3 लिखा है, 1000 जिम का 3 डिवाइडेड बाई एम सांता नहीं 0.02 दिए है। ठीक है, मोलरता कितनी दी है 0.02, तो 0.02 लिख दिया है यहाँ पर हमने। ठीक है, अब देखिए लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको 1.29 जिम का 3 लिखिए। ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 ऊपर लिख दीजिए, 1000 डिवाइड बाई 480 लिखा है यहाँ पर। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 इसके नीचे 1 ऊपर पहुँच जाएगा, 0.02 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0.02 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0.02 नीचे आ गया यहाँ पर। अब देखिए इसको काटिए पीटिए यहाँ पर। अब देखिए इस पॉइंट को देखिए 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट है और 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट हटा दे, इस पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर।
कट गया पॉइंट, इस पॉइंट 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर 0 कट गया यहाँ पर, ठीक है। और कुछ कट रहा है, देखिए कि लेमडा एम बराबर हो जाइए, लेमडा एम बराबर हमारे पास क्या बचा 129 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई, इधर क्या बचा हमारे पास 2 गुणा 48 बचा यहाँ पर, ठीक है 48 बचा। और काट दीजिए, देखिए 4 से काटते हैं, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 1 4, 4 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 2 बच गए 20 गए, 4 पंचे 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है कट गया। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई देखिए 25 नेमा कितना होता है 225 का 5 का यहाँ पर 25 नेमा 225 देखिए 225 हो जाएगा, 225 का 5 हाथ लगे 22, ठीक है 25 दूना 50 25 दूना 50 और 22 कितना होता है 72, कितना होता है 72 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हासिल लगे 7, 25 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, 25 32 हो जाएगा यहाँ पर 32 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 24 से भाग नहीं कर पाएंगे, आराम से कर देंगे, देखिए इसको भाग करते हैं हम, देखिए भाग करते हैं 24 से इसको, देखिए 24 से इसको हम भाग करते हैं, ठीक है कितना हमारे पास 3225 आया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 24 1 24 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 12 में से 4 गया कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा यहाँ पर, 24 अच्छी 3 8 2 उतार लीजिए यहाँ पर। अब देखिए 24 दूना 48, 24 3 72, 24 चौक 96, 24 3 72, 24 3 कितना होता है 72 होता है, 24 दूना 48, 24 3 72, 24 चौक 96 ज़्यादा हो रहा है 72 ध्यान दीजिए, तो 2 में से 2 का 0, 8 में से 7 का 1, तो 5 उतार लीजिए, 24 दूना 48, 24 3 72, 24 चौक 96, 24 पंचे 120 होता है यहाँ पर, 24 चौक 96, 24 पंचे 120 होता है, 24 पंचे कितना होता है 24 पंचे 5 चौक 20 का 0, 5 दूनी 10, 2 12 120 होता है ये, 24 चौक 96, 24 चौक कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 6 गया कितना बचेगा 9 बचेगा यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचेगा यहाँ पर, देखिए इधर लिया 10, देखिए 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचे 9 इधर लिया था तो 9 बचे, 9 में से 0 फिर पॉइंट लगाइए यहाँ पर 0 बढ़ाइए, 24 दूना 48, 24 3 72, 24 चौक 96, फिर अगेन 24 3 72 हो जाएगा यहाँ पर, फिर हो जाएगा 24 3 72, ठीक है। कितना बचेगा 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ बचे 18 बचेगा यहाँ पर, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पर, 24 दूना 48, 24 3 72, 24 चौक 96, ठीक है। 24 पंचे 120, 24 छक्का 140, 24 सत्ते 168, 24 अट्ठे 192, 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 168 होता है, 24 सत्ते 168, 24 अट्ठे 192, 24 99, ठीक है 24 सत्ते 168 होता है, ठीक है 168 हो गया यहाँ पर। अब घटाइए, देखिए 10 में से 2 गया, यहाँ पर लिख दें, देखिए 10 में से 2 गया 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पर बचे 7 में से 6 गया 1, यानी 12 बचेगा यहाँ पर, फिर पॉइंट 0 लगा दिए, 24 पंचे 120 हो जाएगा, 24 पंचे 120, तो हमारे पास कितना है 134 को भाग करने पर कितना आया हमारे पास लेमडा है, थोड़ा सा इसको ऊपर नहीं होगा, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है अब सही है। तो लेमडा एम बराबर कितना हो जाएगा, कितना आया था हमारे पास 134.375, 134.375 आया, 134.375। इसका मात्रक क्या होता है जरा बताना, क्या होता है इसका मात्रक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, क्या होता है ओम इनवर्स होता है, क्या होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही तो मात्रक होता है यहाँ पर, ये होता है मात्रक, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना सिंपल न्यूमेरिकल था, कितना ठीक है अच्छा था यहाँ पर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको आप, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई लिखिए। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समझ रहे हैं, देखिए लिख लेना आप यहाँ पर, वैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें दिया है, अगर वैसे आप सेकेंड इनवर्स लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लेंगे सेकेंड इनवर्स, ठीक है ये मात्रक होता है यहाँ पर, क्या होता है सेकेंड इनवर्स होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर मिनट लिखना चाहते हैं मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है समय इनवर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये भी तो मात्रक है, समय इनवर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें दिया है यहाँ पर, ये क्या होता है प्रथम कोटि की, इनमें से कोई लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक होता है, वेग इस तरह की इकाई होती है यहाँ पर लिखा हुआ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई लिखी, आपको यही लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसी में एक रिएक्शन दिए हैं यहाँ पर N2O5 यहाँ पर, ठीक है
प्रथम कोटि की अभिक्रिया इकाई लिखी, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया रिएक्शन दी गई है यहाँ पर, ठीक है। 318 पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता दी गई है यहाँ पर, ठीक है। इतनी थी जो 60 मिनट के उपरांत इतनी रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए ये सवाल ना जाने कितनी बार आया है। देखिए यही सवाल शायद 2019 में एक बार पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, फिर उसके बाद आया 2023 में, 2023 में शायद 2024 में, पता नहीं, 2023 में हमने कराया था, 59 में हमें दिया है। फिर उसके बाद आया 2024 में, उसके बाद आया 2025 में। देखिए लगातार आ रहा है, 19, 23, 25, क्या तो 2026 में भी आ जाए, यही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। देख लेना, चेक कर लेना, 2024 को हमने 23-24 में कराया था यहाँ पर क्वेश्चन, 19 भी 25 में आ चुका है यहाँ पर। 4 से 5 बार ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, तो वेरी सिंपल है। देखिए 5वें का खा, यहाँ पर 5वें का, इसको नीचे करते हैं, 5वें का खा सबसे पहले दिया है, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया है यहाँ पर, देखिए N2O5 रिएक्शन दी है, ठीक है। 318 पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता हमने किससे निकली वाली क्लास में, किससे लिखने के लिए बताया था, ए से बताया था। यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो ए का मान देखिए दिया है, ए बराबर दिया है यहाँ पर हमें। देखिए ए बराबर कितना दिया है यहाँ पर, ए बराबर दिया है 0.60 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 0.60 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। 10 की पावर माइनस का 2, इसका मात्रक क्या है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इसका मात्रक यहाँ पर है, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, फिर अब क्या दिया यहाँ पर, 60 मिनट के उपरांत, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। फिर दिया थी जो 60 मिनट के उपरांत, यानी कि टाइम दे दिया यहाँ पर, टाइम टी बराबर दिया है 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट के उपरांत इतनी रह गई है। तो हमने बताया था टी समय बाद, ये प्रारंभिक सांद्रता होती है, टी समय बाद सांद्रता कितनी हो जाती है हमारे पास, उसको लिखते हैं ए, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A-x से। A-x का मान कितना दिया है यहाँ पर, A-x का मान कितना दिया है, ठीक है। कोई कोई बुक में आप देखेंगे इसको R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको R2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक ही तरीका सीखिए आप, पिछले वाले जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था वही तरीका देखिए यहाँ पर, ठीक है। कोई क्वेश्चन आए यही तरीका आपको अप्लाई, ठीक है, अप्लाई करना। 0.20, ठीक है, 0.20 जीरो पॉइंट है, ठीक है, 0 पॉइंट, ठीक है, उसको ऊपर बढ़ाइए थोड़ा, 0.20 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर माइनस के 2 है यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर या लीटर इनवर्स यहाँ पर, ठीक है। मोल लिख लीजिए, क्यों ये छूट रहा है, मोल लीटर इनवर्स है यहाँ पर, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। 0.20 मोल लीटर रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक मतलब कि के का मान निकालना है, के का मान, ठीक है। अब लिखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, किससे लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था यहाँ पर, लिखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बटे टी log बेस 10 a बटे A-x, ये फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटे टी का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, टी का मान दिया 60, टी का मान कितना दिया है, 60 दिया है यहाँ पर, ठीक है। टी का मान 60 लिख लिया यहाँ पर, 60 लिख लिया यहाँ पर, हटाइए इसको, हटाइए, टी का मान 60 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। log बेस 10, ए का मान हमारे पास कितना है, 0.60 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। 0.60 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर माइनस का 2 यहाँ पर डिवाइडेड बाई, फिर कितना हमारे पास 0.20 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 है यहाँ पर, ठीक है। इतना दिया है यहाँ पर, चाहे इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इसको इस टाइप से यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब सही देखने में लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए कट रहा है, 10 की पावर माइनस के 2 से 10 की पावर माइनस के 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, के बराबर बचा 2.303 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, log बेस 10, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 60/20 बचा यहाँ पर, 60/20 बचा, 20 से काट दिए, 20 तियाँ 60 हो जाएगा। तो फिर देखिए इसी के आगे लिख दें यहाँ पर, इसी के आगे लिख दीजिए, स्टेप बच जाएगा। देखिए 2.303/60 log बेस 10
log 3 आया। हमने बताया था log 2 का मान, log 3 का मान, log 5 का मान, पिछली वाली क्लास में बताया था, लिखवाए भी थे शायद, वो याद कर लेना, रटे होने चाहिए। बट इसमें दिया है, इस क्वेश्चन में देखिए log 3 का मान दिया, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में इसमें नहीं दिया था, ये इस वाले क्वेश्चन में दिया था, नहीं दिया था, इसलिए log 2 का मान, 3 का मान, 5 का मान आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, कभी कभी किसी किसी सेट में दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर log 3 का मान कितना दिया, यहाँ पर log 3 का मान दिया 0.4771। तो लिखिए यहाँ पर, तो के बराबर हमारे पास हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, कितना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 0.4771। ठीक है, इतना दिया यहाँ पर। अब इसकी गुणा कर लेना, वही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी है इसका आंसर आए कर लेना गुणा। यहाँ पर किसमें आएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा जरा बताना। यहाँ पर इसका मात्रक किसमें दिया, समय किसमें दिया, देखिए प्रथम कोटि के विपरीत समय देखिए दिया मिनट, तो मिनट में इसका मात्रक हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मिनट इनवर्स हो जाएगी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी कर लेना गुणा, बहुत सिंपल है, प्रथम कोटि की विक्रिया से फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, बस काटा पीटा यहाँ पर कितना, इतना लोग इसको जिम का 3 लिखा, log 3 का मान पुट कर दिया यहाँ पर, बस इसकी गुणा कर लेना, 60 से भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये कट भी सकता है शायद यहाँ पर, और देखिए 3 से कट जाए, 3 से 3 नहीं कटेगा, यहाँ 3 से 3, 3 6 2 8 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा यहाँ पर। ठीक है, आप इसकी गुणा कर लेना यहाँ पर, फिर 60 से भाग कर देना, भैया आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों का सूत्र लिखिए। देखिए पिछली वाली क्लास में हमने ट्रिक बताई थी लिखने की, कोई भी सूत्र आ जाए कहीं से भी आराम से लिख देंगे। देखिए इसमें 4 नंबर के पूछे गए थे, 1 2 3 4, ये IUPAC नाम से भी सरल होते हैं। इसमें बताए थे यहाँ पर सेट नंबर कौन सा था, ये बताए थे हमने, IUPAC नाम लिखना। इसमें 2 नंबर के पूछे गए थे और बहुत ही सिंपल तरीका बताया था यहाँ पर, वहाँ पर भी लगा लीजिए वही। देखिए क्या हेक्सा एक्वा क्रोमियम, देखिए इसको देखिए गा है हमारे पास। देखिए पहले रफ देखिए जब आप कॉपी आपको मिलती है, रफ्कार पीछे बनाते हैं, रफ्कार एक पेज बनाना, उस पर ये पहले सोल्व कर लेना रफ्कार, जो ट्रिक बता रहे हैं इन ट्रिक को अपनाना पीछे वाले पेज में यहाँ पर, फिर जो फेर आप लिख रहे हैं मतलब कि पीछे वाले पेज से जो आगे लिख रहे हैं वहाँ पर लिखना, वहाँ पर ठीक है पीछे लिखना, पहले ये काम जो हम कर रहे हैं पीछे आप करना है यहाँ पर। देखिए कौन सा हमारे पास फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर। देखिए क्या दिया, कैसे हम अपनाएंगे यहाँ पर ट्रिक। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 8 लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर 8 लगा हुआ नहीं लगा हुआ है, 8 नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो 8 नहीं लगा तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पर उसके जस्ट पीछे आइए, क्या है क्रोमियम है, तो क्रोमियम लिखिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे इस टाइप से क्रोमियम लिखा यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है क्रोमियम लिखा। फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम क्रोमियम लिखा, फिर क्या यहाँ पर देखिए हेक्सा एक्वा, हेक्सा मतलब 6 लिगेंड दिए हैं यहाँ पर, 6 जो बचता है जो मतलब ऑक्सीकरण संख्या होती है, फिर क्या होती है सेंट्रल मेटल आइटम, मतलब कि केंद्रीय धातु परमाणु होती है, जो बचता है इधर वाला वो क्या हो जाता है, लिगेंड हो जाता है। तो हमारे पास क्या है हेक्सा एक्वा, 6 एक्वा है, 6 जल है, ये H2O का होल 6 यहाँ पर। फिर क्या कर देंगे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ब्रैकेट क्लोज कर दिया है पर। फिर क्या हमारे पास है क्लोराइड है मतलब कि Cl लिख लीजिए यहाँ पर। अब Cl पर कितना होता है माइनस का 1 मतलब की वैलेंसी होती है, ठीक है -1 होती है वैलेंसी यहाँ पर Cl पर। Cl पर कितनी वैलेंसी होती है, -1 होती है यहाँ पर, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर इतना आपको करना है काम, यहाँ पर इतना कर लेंगे काम बस आराम से रफ का पीछे। फिर देखिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या में कितनी दी है यहाँ पर 3 दी है, तो जस्ट इसके यहाँ पर इस टाइप से देखी जाइए, इस टाइप से यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ पर प्लस का 3 लिखे अपने आप से, ठीक है प्लस का 3। अब H2O पर वैलेंसी कितनी होती है जरा बताना, H2O पर वैलेंसी कितनी होती है, H2O उदासीन होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 0 होती है। जब 0 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 0 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 0 यहाँ पर। तो बचा यहाँ पर इसको सोल्व करने पर 3 बचा यहाँ पर, इस पर देखिए 3 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना है 1, अब 3 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से क्रॉस कर देंगे, इसमें कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई इसमें, अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, जिस टाइप से हम सूत्र बनाते थे यहाँ पर, ठीक है 3 की मल्टीप्लाई इसमें इस पर आया है 4, तो जो बचा हुआ उससे करेंगे, इससे करेंगे 3 की मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो हमारे पास इसी टाइप से रफ्कार पीछे करना, अब लिखेंगे ठीक है रफ फेर में अब लिखेंगे आप। तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिए CrH2O का होल 6, ठीक है इतना हो जाएगा यहाँ पर। इसमें 1 लिखेंगे, 1 लिखिए चाहे लिखिए, अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी Cl3 हो जाएगा, 1 लिखिए चाहे लिखिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है यही देखिए आ रहा CrH2O का होल 6 Cl3, बस
देखिए इतना सिंपल होता है करना, जो हम तरीका बताना है उस तरीकों को अपनाना, ठीक है। इसी टाइप से करना, कोई भी आपका आ जाए सूत्र लिखने के लिए बस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई किससे होती है? इससे होती, क्रॉस में होती है, मतलब इससे होती 3 की मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका जो 3 आता है यहाँ पर, इस टाइप से मान लीजिए, समझाने के लिए देखिए बता रहे हैं, रुक जाइए, इसको आप पेज लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या है हमारे पास CR है, CrH2O का होल 6 आया है यहाँ पर, ठीक है। इसको सोल्व करने पर ये क्या लिखा हुआ था हमारे पास? Cl लिखा हुआ था, एक नेगेटिव, ठीक है, एक नेगेटिव लिखा हुआ। इस पर सोल्व करने पर क्या है? 3 आया, तो 3 यहाँ पर लिख लेना, इस तरीके से बना लेना। और माइनस का यहाँ पर कहा है 1 है, मतलब इस पर जब हम लिखते हैं तो चार्ज नहीं लेते, सिर्फ ओनली वैल्यू लेते हैं। 3 है, इस पर क्या है? 1 है, 1 मतलब -1, ओनली माइनस का 1 है, मतलब ओनली 1 है यहाँ पर, ये 1 लिखा है यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, इस 1 की मल्टीप्लाई कई चीज़ों में करें, 1 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे यहाँ पर, और 3 की मल्टीप्लाई इस टाइप से कर देंगे, जिस टाइप सूत्र क्लास 9th में आपने सीखे होंगे। 1 की मल्टीप्लाई इससे कर दिया, ठीक है, 3 इसकी मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो करती हूँ CrH2O का होल 6 लिखा है यहाँ पर। अब 3 मल्टीप्लाई उसमें तो Cl3 हो जाएगा, बस हो गया। इस टाइप से हमको करना है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम, ठीक है। अब गुण लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट देखिए, इस पर पेज, इस पेज पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए क्या दिया यहाँ पर हमें, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है डाइक्लोराइडो डाइइमीन प्लेटिनम, ठीक है। क्या दिया? डाइक्लोराइडो डाइइमीन प्लेटिनम। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था? ऑक्सीकरण संख्या देखिए, यहाँ पर क्या है? 2, जस्ट इसके पीछे आइए, पीछे क्या है? प्लेटिनम लिखा हुआ है, तो प्लेटिनम लिख लीजिए यहाँ पर, मतलब प्लेटिनम यानी PT, क्या लिख देंगे? प्लेटिनम लिख देंगे। कौन सा हमारे पास? सेकेंड वाला है यहाँ पर, सेकेंड, ठीक है। क्या लिख देंगे? प्लेटिनम यानी PT लिख दिया यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर जस्ट, फिर पीछे आइए जस्ट यहाँ पर, फिर क्या है? डाइएमीन है, क्या है? डाइएमीन, तो डाइएमीन लिख लेंगे यहाँ पर, यानी कि अमीन मतलब NH3 का होल ट्वाइस, डाइएमीन, ठीक है, होल ट्वाइस डाइएमीन हो गया, डाइएमीन। फिर क्या? डाइक्लोराइडो, मतलब कि 2 Cl हैं यहाँ पर, मतलब कि Cl2 लिख दिया यहाँ पर। लेकिन इसमें तो हम कुछ करना ही नहीं, यहाँ पर Cl2, बस इसमें कुछ नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। डाइक्लोराइडो डाइएमीन प्लेटिनम, इसमें अगर आगे लिखा होता तो दिक्कत होती है यहाँ पर, ना पीछे लिखा होता, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल था, फ्री का नंबर था ये, हो गया यहाँ पर, ठीक है। डाइक्लोराइडो डाइएमीन प्लेटिनम सेकंड यहाँ पर, बस हो गया, इतना आपको लिखना है। फिर थर्ड पार्ट देखिए, इसमें कुछ करना ही नहीं था यहाँ पर, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में देखिए, क्या दिया है? थर्ड पार्ट में दिया हेक्साएमीन प्लेटिनम क्लोराइड। इसमें थोड़ी सी ये है, थोड़ा सा अटपटा यहाँ पर, ये तो बहुत ही सिंपल था। क्या? हेक्साएमीन प्लेटिनम, ठीक है, 4 दिया है क्लोराइड। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से ऑक्सीकरण संख्या लिखी हुई, क्या है? ऑक्सीकरण संख्या 4 के, इसके जस्ट आइए यहाँ पर, ठीक है। क्या है? प्लेटिनम, तो यहाँ पर PT, प्लेटिनम लिखेंगे, PT लिखेंगे यहाँ पर, प्लेटिनम लिखा, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पर। फिर क्या है हमारे पास? प्लेटिनम, फिर क्या है? हेक्साएमीन, मतलब 6 अमीन है यहाँ पर, कितनी है? 6 अमीन, हेक्साएमीन ब्रैकेट क्लोज। अब लिगेंड दिए ही नहीं है, सिर्फ एक ही लिगेंड दिया था यहाँ पर, हेक्साएमीन। फिर क्या है? क्लोराइड, Cl लिख लीजिए, जो कहते हैं Cl। अब क्या करेंगे? इस पर क्या होता है हमें जानते हैं, एक माइनस होता है यहाँ पर। अब देखिए प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या हमें कितनी दी है यहाँ पर? प्लेटिनम की 4 दी है, तो 4 दी है, इसके जस्ट इस टाइप से खींचिए, तो यहाँ पर कितनी होती है? 4 होती है। अमीन पर देखिए, अमीन क्या होता है? उदयासीन होता है। NH3 पर क्या होता है? 0 होता है। NH3 की क्या होती है? 0 होती है, बैलेंस ही 0 होती है, तो इसकी 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बराबर कितना हो जाएगा? 0, 4 आ जाएगा। अब वही काम करना है यहाँ पर, क्या काम करना है? इसको इधर इसको एक बार और लिख लीजिए चाहे, देखिए इधर PT प्लेटिनम लिखा है यहाँ पर, PT NH3 का होल 6, ठीक है, इस टाइप से करना है यहाँ पर, NH3 का होल 6 Cl है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये हटा दिए, 4 हटा दिए, अब देखिए 4 आया, इसको सोल्व किया तो 4 आया, तो 4 यहाँ पर लिखिए, इस पर क्या एक वैलेंसी होती है, इस पर 1 लिखिए यहाँ पर, ठीक है, इस पर 1 वैलेंसी होती है। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी कई चीज़ों में, 1 की मल्टीप्लाई इससे, और 4 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी कई चीज़ों में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका PT, थर्ड का आंसर आ जाएगा PT NH3, इस टाइप से NH3 का होल 6, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, फिर क्या आ जाएगा? Cl4, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना सिंपल है यहाँ पर, कितना सिंपल है यहाँ पर, बताइए, हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसी टाइप से करते हैं। फिर चौथा देखिए यहाँ पर, ठीक है, फ्री के नंबर थे इसमें, चौथे पार्ट में देखिए क्या है। चौथे पार्ट में दिया है यहाँ पर, देखिए सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट। अब देखिए इसमें 8 लगा है, हमने बताया था सबसे पहले, देखिए 8 लगा है कि नहीं, इसमें 8 लगा हुआ है, तो 8 लगा हुआ, तो सब क्या करेंगे यहाँ पर? जब भी 8 आए तो जस्ट पहले आपको क्या लिखना है? यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम लिख दीजिए, ओनली सोडियम लिख दिया। अब ब्रैकेट लगा दीजिए तुरंत, ठीक है, ब्रैकेट जब 8 लगा हो, जब क्या लगा हो? जब 8 लगा तो जो पहले दिया हो उसको लिख दिया सोडियम, ब्रैकेट तुरंत लगा दीजिए, ठीक है, तुरंत लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर इसके पीछे आइए, इसके पीछे हमारे पास क्या है? इसके पीछे क्या? फेरेट, मतलब कि
आयरन को फेरेट बोलते हैं, फेरस, तो इसको एफ ई लिख देंगे यहाँ पर, तो एफ ई लिख देंगे यहाँ पर, आयरन यहाँ पर एफ ई लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया एफ ई। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर नाइट्रोसिल, ठीक है, यहाँ पर क्या है नाइट्रोसिल है हमारे पास, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर नाइट्रोसिल। देखिए पेंटा चाहे पहले लिख दीजिए, पेंटा साइनो, किसी को चाहे इसको पहले लिख दीजिए, लिगेंड को चाहे इसको लिख दीजिए यहाँ पर, मतलब ये पेंटा साइनो लिख दीजिए यहाँ पर पहले, चाहे पेंटा साइनो, साइनो मतलब CN5 है यहाँ पर, पेंटा साइनो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, पेंटा साइनो लिख दिया यहाँ पर। फिर चाहे बाद में लिख दिया नाइट्रोसिल है यहाँ पर, ठीक है, नाइट्रोसिल मतलब NO, ये क्या है नाइट्रोसिल है यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, इसके आगे कुछ दिया ही नहीं है तो और सिंपल होगा यहाँ, और सिंपल होगा, इतना ही करना है यहाँ पर, इसके आगे कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, इसका नाम, लेकिन हाँ अब इतना नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इधर नहीं दिया है, मतलब कि इधर नहीं दिया कोई सिंपल धातु, ये क्या होती है हमारे पास सिंपल धातु, ये क्या होती है केंद्रीय धातु परमाणु होती है, ठीक है, ये क्या होती है केंद्रीय धातु परमाणु, ये वाली, ये क्या होते हैं लिगेंड होते हैं। अब देखिए आंसर आप ज़्यादातर क्या बच्चे यही आंसर दे देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है, वही काम करना है जो मैंने पीछे बताया है यहाँ पर। क्या काम करना है सबसे पहले, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी दी है यहाँ पर, क्या इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखिए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी 2, तो वही काम करना, इस पर 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब प्लस का साइन लगाइए, इस पर कितनी होती है CN पर वैलेंसी कितनी होती है माइनस का 1 होती है, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। NO पर कितनी वैलेंसी होती है 0 होती है, तो 0 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सोल्व करने पे 2 5 का माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 5 में से 2 कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, ठीक है, माइनस का 3 है। लेकिन सोडियम पर कितना होता है Na पॉजिटिव होता है, ठीक है, एक वैलेंसी होती है प्लस का, यहाँ पर सोडियम पर कितनी होती है एक, यहाँ पर Na पॉजिटिव होता है, वही काम करना है। क्या काम करना है इधर लिखिए Na लिखा है यहाँ पर, ठीक है, Na पॉजिटिव होती है, वैसे यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए Fe CN का होल 4 NO लिखा हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने सोल्व किया, इसको तो कितना आया 3, तो 3 लिखिए यहाँ पर, ठीक है। हमने बताया था ओनली वैल्यू लिखेंगे, साइन कोई भी नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस का साइन लिखेंगे। फिर इस पर कितना होता है प्लस का पॉजिटिव होता है, इसको हटा दीजिए, इस पर 1 होता है यहाँ पर। अब क्या करेंगे इसकी क्रॉस, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस करना है यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास कितना Fe, ठीक है, Fe CN का होल 5 NO, ठीक है, और Na3 हो जाएगा यहाँ पर, Na3, यही क्या हो जाएगा आपका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर Na3 FeCN का होल 5 NO, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट का ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इस टाइप से यहाँ पर, इसमें गलत दिया है यहाँ पर, ठीक है, चौथे का यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नोट कर लीजिए आप, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है यहाँ पर, इन सबको नोट कर लीजिए यहाँ पर, इसको भी नोट कर लीजिए आप, ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तृतीय तथा चतुर्थ संरचना को विस्तार से समझाइए। देखिए प्रोटीन की प्राथमिक संरचना हो चुकी है, पीछे वाले सेट में सेट नंबर 2 में करवाई थी हमने, ये करवाई थी, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए द्वितीय संरचना देखिए यहाँ पर, क्या देखेंगे द्वितीय संरचना, एक 4 दी थी, यानी कि प्राथमिक द्वितीय तृतीय यानी कि चतुर्थ संरचना दी थी, एक 4 नंबर की थी, प्रत्येक क्या थी संरचना स्ट्रक्चर 1 नंबर की थी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन की द्वितीय संरचना क्या होती है, वे प्रोटीन, ठीक है, जिनमें पॉलीपेप्टाइड इकाइयाँ एक दूसरे से अंतरा आणविक बलों द्वारा जुड़कर जिस प्रोटीन का निर्माण करती हैं उसे प्रोटीन की द्वितीय संरचना कहते हैं, ठीक है। क्या होती है, वे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड इकाइयाँ एक दूसरे से अंतरा आणविक बलों द्वारा जुड़कर जिस प्रोटीन का निर्माण करती हैं उसे कहते हैं प्रोटीन की द्वितीय संरचना कहते हैं, ठीक है। इनको 2 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया 2 भागों में। सबसे फर्स्ट अल्फा संरचना, बीटा प्लेटेड शीट संरचना, ठीक है, यही आपको 1 नंबर में लिखना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको, क्या कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम, अब देखिए तृतीय संरचना। तृतीय संरचना क्या, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मुड़ने व कुंडलित होने के कारण प्राप्त होने वाले त्रिविम संरचना को प्रोटीन की तृतीय संरचना कहते हैं। क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मुड़ने व कुंडलित होने के कारण प्राप्त होने वाले त्रिविम संरचना को प्रोटीन की तृतीय संरचना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं क्रेटीन, ठीक है, कोलेजन, एंजाइम आदि, यहाँ पर 1 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। थर्ड देखिए यहाँ पर चतुर्थ संरचना क्या होती है यहाँ पर, देखिए जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं, ठीक है, सहसंयोजक बंध के अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, विद्युत आकर्षण बल वॉन्डरवाल, ठीक है, वॉन्डरवाल बलों द्वारा जुड़कर त्रिविम संरचना बनाती हैं तो इसे प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहते हैं। क्या होती है, वो जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं, ठीक है, श्रृंखलाओं सहसंयोजक बंध के अतिरिक्त ये हाइड्रोजन बॉन्ड विद्युत आकर्षण बल
बॉन्ड वाल बलों द्वारा जुड़कर त्रिविम संरचना बनाती हैं तो इसे प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कहते हैं? चतुर्थ संरचना कहते हैं। नोट कर लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए, यही सब आपको तैयार करने हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। छठे 5 नंबर वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन है हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए। 5 नंबर का है। यह बोल सकता है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। 2023 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, 24 में भी आया था। हर साल आता है SN1 SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, इसमें हेलो एल्केन 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। SN1 SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए, एक पूछा जाता है हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने लिखी यहाँ पर SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चाहे आप पहले लिख सकते हैं SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कोई लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए हमने सबसे पहले ले ली यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर। ठीक है, नाभिक SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। ये हमारे पास होती है SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए हमने ले लिया यहाँ पर हेलो एल्केन ले लिया यहाँ पर, मतलब बोल सकते हैं मेथिल ब्रोमाइड है यहाँ पर। एक हमने ले ली नाभिक स्नेही है यहाँ पर, ये क्या है? नाभिक स्नेही यहाँ पर, मतलब प्रतिस्थापन है, इसको प्रतिस्थापित कर देगा। ये यहाँ पर आ जाएगा, चिपक जाएगा, अगर Br को उधर फेंक देगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, इसको निकाल देगा, मतलब फेंक देगा, नेगेटिव इसका साइन होता है। ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगा। इतना आपको इस क्रिया में ऊपर लिख देना है यहाँ पर। फिर देखिए इसकी क्रियाविधि, चाहे आप इसी को लेकर क्रियाविधि कर सकते हैं, मतलब एक आपको हेलो एल्केन ले रहा है यहाँ पर बोल रहा है हेलो एल्केन में, तो हेलो एल्केन ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, हेलो एल्केन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम वैसे क्या होता है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। इसका नाम क्या होता है? 1 डिग्री लगा हुआ है, एल्किल हैलाइड है यहाँ पर। ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है हमारे पास? हेलोजन। ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। देखिए ये क्या है हमारे पास? हेलोजन है यहाँ पर। ठीक है, हेलोजन एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? नाभिक स्नेही यहाँ पर। ठीक है, ये हेलो एल्केन है। ये क्या ले लिया हमने? हेलो एल्केन। कोई भी ले सकते हैं जो आपको, ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है। हेलो एल्केन कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है? हेलो एल्केन है यहाँ पर। ठीक है, हेलो एल्केन ले लिया हमने। अब समझना ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चाहे लिख लेना, जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन एलिमेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, हेलोजन जो तत्व होते हैं उनकी क्या होती है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन खींचने की, उनके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, एक देखिए कार्बन है, एक बॉन्ड किससे बनता है यहाँ पर? देखिए बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड इसका हो, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक बॉन्ड एक, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है यहाँ पर। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है। इससे एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, उससे क्या बन गया? एक सिंगल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। इसी तरह देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक क्या बन गया हमारे पास? बॉन्ड बन गया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? इसकी यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति सबसे ज़्यादा इसकी होती है यहाँ पर। ठीक है, इसकी होती है। तब देखिए हेलोजन ग्रुप है यहाँ पर, हेलोजन एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए इसका बॉन्ड है यहाँ पर, इसका बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पर। ये बॉन्ड है यहाँ पर, बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा यहाँ पर। ये हमारे पास नाभिक से नहीं है, इसमें जुड़ जाए, इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, मतलब ये जुड़ रहा है, ये टूट रहा है इसका बॉन्ड। इसीलिए दिखा दिया, क्योंकि इसकी शक्ति इलेक्ट्रॉन खींचने की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? जुड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको देना है। क्या है हमारे पास? ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर। ठीक है, बोल सकते हैं उत्तेजन अवस्था बोल सकते हैं यहाँ पर। क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर। बस इतना आप काम कर लेंगे, इसमें कुछ करना है नहीं करना है यहाँ पर, इतना काम कर लेंगे यहाँ पर SN2 में। फिर देखिए फिर क्या करना है आपको? देखिए सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर? अब क्या करना है? OH है यहाँ पर, नाभिक से नहीं है यहाँ पर। अब इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ पर। Br क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इस पर देखिए आंशिक ऋणात्मक होता है, इस पर क्या होता है? पार्सली जिसे बोलते हैं। इस पर भी आंशिक ऋणात्मक होता है, सबको मालूम है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये जुड़ जाएगा जाकर, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ पर। बस SN2 अभिक्रिया है यहाँ पर, इसकी मैकेनिज्म है। कितनी सिंपल है यहाँ पर? ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इतना आपको कर लेना है कम, कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्को हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या हमारे पास है? एल्कोहल है यहाँ पर। ठीक है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है यहाँ पर, बोल सकते हैं 1 डिग्री। ठीक है, ये बोल सकते हैं एथिल एल्कोहल है, इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल लिख लेना यहाँ पर। राइट, फिर ठीक है, एल्कोहल बन जाएगा। अब देखिए SN1 अभिक्रिया क्या होती है? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। SN1 नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए क्या हमारे हेलो एल्केन है यहाँ पर। ठीक है, हेलो एल्केन ले लिया यहाँ पर। राइट, फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये क्या है? नाभिक से नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर चिपक जाएगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाहर निकल गया यहाँ पर, हो गया काम। फिर देखिए क्रियाविधि, यह क्रियाविधि 2 पदों में होती है। ठीक है, यह क्रियाविधि किसमें होती है? 2 पदों में होती है। पद फर्स्ट, इसमें क्या होता है? कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है? कार्बन के ऊपर धनात्मक चार्ज आ जाता है, वही कार्बोकेटायन कहलाता है। कार्बोकेटायन कहलाता है यहाँ पर। और कार्बोकेटायन से पूछते क्या बताएंगे आप? यानी कि कार्बन के ऊपर धनात्मक चार्ज को क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, कार्बो एनाइन होता है। ठीक है, उस पर कहा था कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर, उसे क्या कहते हैं? कार्बो एनाइन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है,
अब देखिए इस क्रियाविधि, ठीक है, 2 पदों में पूरी होती है। पद फर्स्ट कार्बोकेटायन यहाँ पर बनता है, क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। अब देखिए क्या है हमारे पास, हेलो एल्केन है यहाँ पर, ठीक है, हेलो एल्केन ले लिया। देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, राइट, एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, ठीक है, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ए इलेक्ट्रॉन, हेलोजन हम जानते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खींच लेगा, बाहर निकल जाएगा। जब और हमने बताया भी था, इसी सेट में बताया था, देने वाला क्या होता है, नहीं होता, लेने वाला रेडियम होता है। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसने दिया है, देने वाले क्या होता है, धनी होता, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, धनात्मक चार्ज आ जाएगा। इस क्या होता है हमारे पास, स्लो स्टेप होता है, चाहे इस पर लिख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है, धीमा पद होता है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा पद 2 देखते हैं यहाँ पर, स्टेप 2 देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर पहले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए पद 2, यानी कि नाविक स्नेही कार्बोकेटायन पर आक्रमण करता है। यहाँ पर क्या करता है, नाविक स्नेही है यहाँ पर, इस पर क्या करता है, आक्रमण करता है यहाँ पर, ठीक है, आक्रमण करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर भाई हमने ले लिया, क्या है, लिया CH3, इस पर उसको उठा लाए यहाँ पर, जो बना था हमारे पास उत्पाद में, उसको उठा लाए यहाँ पर। अब क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, आक्रमण कर देगा यहाँ पर। तो आक्रमण करेगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक जो इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा, मतलब कि जो दिया था उसने उसको वापस मिल जाएगा, धनात्मक चार्ज क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ पर। जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ पर उसको दे दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक चार्ज हट जाएगा, हट गया तो क्या हो जाएगा, CH3 बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसमें चिपक जाएगा नाविक से OH, बस काम हो गया यहाँ पर। इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, ब्यूटाइल या ब्यूटिल बोल लीजिए यहाँ पर, ब्यूटिल कार्बोकेटायन, क्योंकि धनात्मक चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है, BL और टर्सरी ब्यूटिल ठीक है, ब्रोमाइड बोल सकते हैं यहाँ पर एल्कोहल लगा तो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर, ठीक है। कितनी सिंपल, SN1 SN2 मैकेनिज्म में बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए थ्योरेटिकल है, जो हेलो एल्केन में ध्रुवण गुणता, कार्यता, धारण, प्रतिलोमन तथा रेसीमीकरण को समझे। पहला ही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है यहाँ पर, हेलो एल्केन, ये सभी पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिखवा देंगे, थ्योरेटिकल है, लिखवा देंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर, ठीक है, अभी लिखी नहीं है थ्योरी यहाँ पर, पढ़ लेना यहाँ पर, इसमें कुछ है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों ये लॉन्ग क्वेश्चन एक ही चैप्टर के आए थे, लेकिन ये ऊपर वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करना, चाहे इसको ना तैयार करना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरी, ठीक है। आती है नेक्स्ट पता नहीं, बीच में आ भी सकती है, नहीं आ सकती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, ये आएगी जरूर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट खा में दिया प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक एल्कोहलों के निर्जलन अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। फिर देखिए प्राथमिक एल्कोहल की निर्जलन की क्रियाविधि लिखिए। प्राथमिक एल्कोहल मतलब कि CH2 CH3 OH, एथिल एल्कोहल, क्या होता है, 1 डिग्री एल्कोहल होता है यहाँ पर। 1 डिग्री एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ये इसी को लिख देते हैं C2H5OH, बात एक ही होती है। इसकी मैकेनिज्म हो चुकी है, इसकी क्रियाविधि क्या हो चुकी है, देखिए कहाँ पर हो चुकी है, सेट नंबर 2 में हो चुकी है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एल्कोहल की निर्जलीकरण की अभिक्रिया की क्रियाविधि समझिए, सेट नंबर 2 में आपको पढ़ा दी है, मैकेनिज्म लिखवा दी है यहाँ पर, ठीक है। तैयार होगी, तैयार करते रहना आप, ठीक है। फिर देखिए इसी के देख लेते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलन अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए इसकी प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल जिसे बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसका नाम वैसे क्या है, एथिल एल्कोहल है, C2H5 है, एथिल एल्कोहल है एक्चुअल में, ठीक है। अब देखिए इसकी क्रिया कराएंगे, हम जानते हैं, देखिए निर्जलन लिखा हुआ है, निर्जलन हम जानते हैं, पीछे पढ़ाया था निर्जलन अभिक्रिया, उसमें क्या होता है, H2O निकलता है, हमेशा ध्यान, निर्जलन जल निकलता है यहाँ पर, ठीक है, जल निकल जाएगा यहाँ पर। CH3 CH2OH है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, OH यहाँ से उठा लीजिए, अब ये चीज उठा लीजिए, H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से H2 था, यहाँ से एक H उठा लीजिए, और OH यहाँ से तो निकल जाएगा H2, तो क्या बचा, CH2, लेकिन इसकी कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, तो इसको पूरा करने के लिए हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन। अब देखिए 2 डिग्री मतलब एक कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़ा, एक OH, ये क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है, जिसे बोलते हैं प्रोपिल एल्कोहल। अब 85% लिख देंगे H3PO4, ठीक है। बाई चांस आपको एक मतलब कि ये टेम्परेचर ध्यान नहीं, तो डेल्टा बना देना एग्जाम में, ठीक है, ध्यान नहीं रह जाता, यहाँ पर बना देना, चल जाएगा काम आपका। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 लिखा हमने, जिनका तो लिखा, ठीक है, ये OH, ये यहाँ से चला जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो फिर बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर चला गया। फिर ए बॉन्ड बचा है यहाँ पर, बॉन्ड का मतलब एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर यही बॉन्ड यहाँ पर जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए, मतलब कार्बन की संख्या 4 रहनी चाहिए, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, CH2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रोपिलीन बन जाएगा। फिर देखिए तृतीयक एल्कोहल है यहाँ पर, 3 डिग्री एल्कोहल है यहाँ पर, क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है यहाँ पर। अब फिर देखिए मतलब एक कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े, एक OH, 20% H3PO4 ले लिया 350 केल्विन पर यहाँ पर, राइट। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3 H2O निकल जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा यहाँ पर। तो बस इस टाइप से आपको क्या करना है, तीनों रिएक्शन लिखनी थी यहाँ पर, 2 नंबर की थी ये क्रियाविधि, 3 नंबर के रिएक्शन होंगे, तीनों 5 नंबर का होगा यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिनाल से निम्नलिखित प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही सिंपल है, कुछ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूरा ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर। फिर सेट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यहाँ पर, अगर मेहनत आपको समझ में आई है। ठीक है।